गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राहुल। Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा, तो बेसिकली बिजनेस लॉ एंड कमर्शियल लॉ, जो भी नाम से बोलो, लॉ का क्लास है। तो लॉ में हम लोग आज क्या टॉपिक पढ़ेंगे सर? सर अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए, ठीक है। क्या स्टार्ट किए सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लॉ के अंदर स्पेशली फाउंडेशन लेवल में अगर मैं बात करूँ तो सीए फाउंडेशन, सीएस एंट्रांस, सीएमए फाउंडेशन, सभी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जानना पड़ता है। साथ में सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस एरिया है सर, ठीक है। और सीएमए इंटरमीडिएट में भी, ठीक है। तो आप सबको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं लास्ट दिन कॉन्ट्रैक्ट का क्लास स्टार्ट किया था ना सर? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो बैकग्राउंड स्टोरी है। जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर अगर बाई चांस मिस है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, बट इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। मैं क्लास शेयर करूँगा, जैसे मैं सैनोन को शेयर करूँगा। हाँ सैनोन, एक बार आप देख लेना, बाकी लोगों का मोस्ट प्रोबेबली Yes, है। sir. बस मैंने लॉ का इंट्रोडक्शन ही करवाया था। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, लॉ के बारे में कुछ मैंने स्पेशल बात कहा था कि लॉ क्या है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम बेसिक लेवल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना इम्पोर्टेंट बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंस ही रखता है। मतलब कोई भी बिजनेस इन सिंपल डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग उठा लेते हैं सर, डे टू डे लाइफ से उठाते हैं, एक सिंपल बिजनेस स्टार्ट होगा, एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। बिकॉज वो जब तक एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हम लोग बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते। मुश्किल क्या है सर, लॉ का ज़रूरत क्यों पड़ा, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था। सर लॉ का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि क्या है ना, पहले एक एक टाइम था सर। अगर आज से मैं 10,000 ईयर्स एगो या 5,000 ईयर्स एगो, तब इंसान उनका लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था और ह्यूमन बींग भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। तो उस टाइम पे ना सर, अगर कोई वर्ड्स में भी कुछ बोल दिया ना ओरली, ठीक है, सपोज मैं आपको कुछ बोल दिया, आपने मेरा बात सुन लिया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब एटलीस्ट इतना था कि जो बोला है वो तो निभाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब इसको हिंदी में अगर कहा जाए कुछ इस तरह का, वो बाहुबली में ना एक बहुत अच्छा डायलॉग है। आप लोग बाहुबली मूवी देखा है किसी ने? बाहुबली दी बिगिनिंग, बाहुबली दी क्या है कंक्लूजन, देखा आप लोगों ने? हाँ सर, एनीवन? बाहुबली बहुत ही फेमस मूवी रहा है, देखा कि नहीं देखा, इतना बताइए मुझे, फिर डायलॉग तो मैं याद Yes, दिलाता sir. हूँ। हाँ सर, देखा? देखा है। ओके सर। तो बाहुबली मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जो बेसिकली महेंद्र बाहुबली का माँ का रोल निभाया था, शिवगामिनी कुछ ऐसा नाम था, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है सर। तो उन्होंने एक लाइन बोला था कि बाहुबली साम्राज्य में, ठीक है, बाहुबली साम्राज्य बेसिकली साधन इंडिया का एक केरल मोस्ट प्रोबेबली वहाँ का जो साम्राज्य के ऊपर ही बेसिकली एक थीम करके बनाया गया था। बाहुबली साम्राज्य में बोला गया था कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। मेरा वचन, वचन मतलब समझते हो सर? वचन मतलब जो कह दिया ओरल, ठीक है। मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब अगर मैं जो कहा मैं वो करूंगा। मतलब आज की डेट में तो उल्टा है सर। आज के डेट में पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, या जो भी हमारे देश को चलाने के लिए जो भी पॉलिसी बनाते हैं, बोलता जो है करता वो नहीं है, ठीक है। उल्टा जो करता नहीं है वही बोलता है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ दैट। तो पॉइंट क्या है सर? पॉइंट इतना है कि कॉन्ट्रैक्ट का जरूरत इसीलिए पड़ गया, ठीक है, कि सब कुछ लिख के पहले डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही काम होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था सर, मैंने एक चीज कहा था लास्ट वीक कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। याद है सर किसी को? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा कंप्लीट नोट्स है, मैं आज ही क्लास के बाद शेयर करूंगा सभी से, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें हम लोग अभी ना ये इंट्रोडक्शन लेवल में थोड़ा सा बात, इंट्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक ओवरव्यू है, इसी में मेन पॉइंट इसी में कवर हो जाता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। उसमें व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं आज बताऊंगा। लास्ट दिन मैंने बस कॉन्ट्रैक्ट क्या है और लॉ के बारे में बहुत कुछ बताया था कि लॉ क्या है, क्योंकि बिजनेस लॉ का पहला क्लास था, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी जरूरी होता है, तो मैंने बताया था।
तो आज मैं आपको एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्रपोजल ऑफर के कुछ डेफिनेशंस पे भी मैंने बताया था, फिर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एटसेट्रा, ठीक है। फिर धीरे धीरे कंसिडरेशन पे भी मैंने ऑलरेडी बात कर चुका, लेकिन डिटेल्स में बात होगा। अदर एसेंशियल्स कुछ पॉइंट्स है कॉन्ट्रैक्ट में, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका एक बहुत ही वाइटल एरिया है, एंड क्वासी एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस तरह का पॉइंट को लेके मेनली बातचीत चलेगा सर। तो ठीक है, अभी समय लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत समय लगेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से बताने के लिए, समझने के लिए। सर एक सेकेंड सर, किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो। तो बेसिकली अगर आप लोग थोड़ा सा नज़र डालें कि सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, थोड़ा सा वेट कर जाओ, मैं अभी सारा पॉइंट बताता हूँ। लास्ट वीक का भी जो डिस्कशन था उसको भी मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा कनेक्टिविटी मिल जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इन सिंपल आप सभी को पता है सर कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इन सिंपल इतना है कि अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो आप पहले दुकानदार को ऑफर करते हो, करते कि नहीं करते? आप ही बताओ मुझे। मार्केट में जाना है, मार्केट में जाके दुकानदार को हम लोग ऑफर करते हैं, अगर दुकानदार के पास प्रोडक्ट है तो वो मेरा प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, ये सुन लो। ऐसा होता है कि नहीं होता? प्लीज इतना मुझे बता दीजिए इन सिंपल। सही है ना? जैसे ये दुकानदार को जाके क्या पूछ रहे हैं कि भैया आलू कितना करके, है ना, ये कहाँ का मार्केट है? पता नहीं सर, चाइनीज चाइनीज लिखा लग रहा है कुछ, ठीक है, चाइना मार्केट ही होगा फिर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब ये मार्केट में जाके ये दुकानदार को ऑफर कर रहा है कि भाई तुम्हारा पोटैटो कितना है, तुम्हारा ओनियन कितना क्या है, ठीक है। तो ये ऑफर कर रहा है, अगर इनको देना है, अगर इनका मैचिंग हो जाएगा तो एक्सेप्ट करेगा, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये एकदम इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट चलता है, इसमें कोई पेपर वर्क्स नहीं होता है ना। इसमें कोई पेपर वर्क्स होता है क्या? हाँ सर, हम लोग वेजिटेबल मार्केट में जाके पेपर वर्क्स करते हैं कि भाई कितना आलू का चल रहा है, वो लिख के लिखित बताओ, हाँ रिटर्न में बताओ, फिर साइन करो, फिर पेमेंट करो, ऐसा होता है क्या? मतलब रेगुलर मार्केट में जो कस्टमर जाते हैं और प्रोडक्ट परचेस करके लाते हैं, ऐसा होता है क्या? रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करके आलू प्याज खरीद के लाते हैं? रेगुलर मार्केट का बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन में होता है। जैसे मानो कि अगर आप बिग बास्केट के थ्रू से ऑर्डर करते हो सेम ग्रोसरी, तो आप बिग बास्केट को जो भी ऑर्डर किया, आप लोग जानते हो ना ऑनलाइन में बड़ा ही फेमस है बिग बास्केट वगैरह। हाँ सर, बोलो तो सही, कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग रूप देख रहे हैं आप? ठीक है, यस सर। ठीक है। ये एक रेगुलर मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है सर। ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, एक बात आपको बता दूं सर, ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। तो ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन यहाँ पर बिग बास्केट में जाके अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये कैप्सिकम ऑर्डर कर दिए, ठीक है, ये ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया। अब मैंने तो ऐड कर दिया, पर जब वो डिलीवरी करने आता है वो यहाँ पर मैच कराता है, ठीक है। वो मैचिंग करेगा, मैचिंग करके फिर देखेगा कि सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद वो आपका जो भी ऑर्डर को डिलीवरी करेगा, है ना। नाउ पॉइंट इज दैट, अगर वहां पर कुछ मिसिंग रहता है, ठीक है, लिस्ट में आपने जो ऑर्डर किया था अगर वहां पर नहीं मिला है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप बोलोगे कि भाई मैं तो, मेरा या तो ऑर्डर वापस करो, मतलब ऑर्डर वापस कर दो नेक्स्ट दिन के अंदर, या फिर क्या करना चाहिए? पेमेंट वापस कर दो, अगर पेमेंट काटा है तो। मैक्सिमम टाइम पे कंपनी क्या करता है, अगर उन, हाँ बोलो, बोलिए सर, হ্যাঁ, कुछ बोल। পয়সা ফেরত চাই। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम केस में ये सब कंपनी इतना गलती नहीं करता है, ठीक है। ये लोग क्योंकि देखिए डे टू डे मार्केट का मैटर है, तो अगर इनके पास अवेलेबल नहीं होता है ना पहले से, अगर इनके पास पहले से अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर वो बता देते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है और इसका पैसा भी नहीं लिया। ये ज्यादातर केस में करता है ये लोग। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि चाहे आप ये मार्केट में जाओ, यहाँ पर इंस्टेंट होता है, यहाँ पर इंस्टेंट नहीं होता। आप जो भी है आपका रिटर्न चलता है, फिर उसके बेसिस में ऑर्डर
आपके लिस्ट के बेसिस में आता है और वहां पर वो आपका सारा का सारा डिटेल्स दिखा के आपको डिलीवरी करता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। नाउ आपको आपके मन में चल रहा है सर ये तो सेल ऑफ गुड्स का भी पार्ट है। हाँ सर, ये सेल ऑफ गुड्स का भी पार्ट है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में यही बात मैं लास्ट वीक भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले होता था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया है और पहले ये ब्रिटिश हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया था। ठीक है, ब्रिटिश इन आवर कंट्री कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बना के बिजनेस को स्टार्ट किया था। उसके कंट्री में पहले से था। हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ये बेसिकली ब्रिटिश का पढ़ रहे हैं, बिकॉज देखो सर भारत इससे पहले कॉलोनी था ना ब्रिटिश का। ठीक है, तो उससे पहले का इतिहास जान के अभी कोई फायदा है, बट हमारे करंट बिजनेस कंडीशंस में जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो जो चीज हम लोगों को ब्रिटिश से मिल गया ना उसको हम लोग ज्यादा चेंज नहीं किए। जैसे कुछ चीजें अभी भी हम लोग वैसे की वैसे ही रख दिए, कुछ चीजें बदल रहा है, हाँ बदल जाएगा समय के साथ साथ, बट पहले ब्रिटिश कॉलोनी था तो ब्रिटिश एक्ट ही ज्यादा चलता है, ये तो अलग बात है ना। तो अब पॉइंट इज दैट कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे का क्या डिस्कशंस रहेगा। सर आज मैं आपको, जैसे मैं लास्ट दिन आपको क्या क्या बताया था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तब होता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इसका एक बहुत अच्छा इक्वेशन बनता है सर, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस और प्रोपोजल और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मतलब सिंपल बात है सर, मैंने दुकानदार को ऑफर किया, मैं आपको बिजनेस एग्जांपल इसीलिए दिखा रहा था ना, मैंने दुकानदार को ऑफर किया, दुकानदार मेरा बात को माना, ठीक है, कि भाई हाँ मेरे पास है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने ऑफर किया, दुकानदार ने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ। अब दुकानदार बोला है कि मेरे को डिलीवरी करके देगा, और उसको एक लॉ के थ्रू से भी बांध दिया। अब लॉ कहाँ से आ गया, जैसे देखो सर नॉर्मल मार्केट में तो लॉ ऐसे काम नहीं करता, बिकॉज ओरल है, लॉ काम करता है, बट पॉइंट इज दैट यहाँ पर प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन ऐसे मार्केट में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, तो अगर कुछ चीजें मिसिंग भी होता है आप बाद में क्लेम भी कर सकते हो कंपनी से, है ना, कि भाई आपने, मैंने कैप्सिकम लिखा था बट आपने कैप्सिकम नहीं दिया, मैंने कैरोट लिखा था बट आपने कैरोट नहीं दिया, या फिर आपने जो दाम बताया था उससे ज्यादा दाम आपने यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस तरह का मैटर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, बट डिस्प्यूट को संभालने के लिए लॉ काम करता है। ठीक है, बिकॉज आप प्रूफ के साथ दिखा सकते हो। ठीक है, तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट का ये फायदा है। लेकिन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं है सर, ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वैलिड, बट ओरल कॉन्ट्रैक्ट में प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। तो कहने का मतलब ये है सर, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू व्हाट, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, मैं जस्ट अभी लास्ट क्लास को ही रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक्सेप्टेड प्रोपोजल मतलब मैंने जिसको प्रपोज किया, चाहे कुछ भी हो, सब्जी वाले को प्रपोज किया, उसका सब्जी लेना है। ठीक है, इसी तरह से एक्सेप्टेड प्रपोजल और एग्रीमेंट, जब वो एग्रीमेंट बन गया, जब उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ कर दिया गया, मतलब लॉ उसको बांध दिया। अब लॉ बांधने का मतलब किसी एग्रीमेंट पेपर में साइन हो गया, किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन हो गया। ठीक है, जैसे आपको कोई बिल्डिंग खरीदना है, तो बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने सेलर को पेमेंट किया, सेलर ने भी एग्रीमेंट में साइन कर दिया और उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ कर दिया, नोटरी कर दिया। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो जब किसी मैटर को लॉ के थ्रू से हम लोग या इनवॉइस के थ्रू से, किसी किसी भी लीगल मैटर के थ्रू से उसको बांध देते हैं, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। अब आगे कोर्ट में जाके कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो आप उस पर्टिकुलर पेपर के थ्रू से आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसके लेके मैं बहुत सारा बात किया था। हम लोग रेंट पे रहते हैं कहीं जगह में, है ना, तो रेंट का भी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंट। ठीक है, मतलब मैं एक 11 मंथ्स का एग्रीमेंट बना लेता हूँ, फिर घर पे रहता हूँ, 11 मंथ्स के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो रेंट एग्रीमेंट ही हेल्प करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट तो है बट वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, बिकॉज उसका प्रॉपरली लॉयर के थ्रू से या नोटरी के थ्रू से उसका प्रॉपरली जो भी उसका सेटअप है वो नहीं किया गया, सरकार के घर में टैक्स नहीं जमा किया गया, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल मैंने प्रीवियस इंट्रो लेक्चर्स में बताया था सर। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पर सिंपल सिंपल एग्जांपल्स भी उठा के बताया था। फिर मैंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बताया था सर। ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस इतना है, याद करो एक बार, कि एग्रीमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, लेकिन उसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ जाता है, बस इतना फर्क था। तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस वगैरह मैंने लास्ट वीक करा के आया था। तो सर आज क्या करवाओगे, सर आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैटर में और लेके जाऊंगा, जिसमें मेनली मैं बात करूंगा आपसे सर एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, श्रद्धा, रोशनी,
सैनोन को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि सैनोन का इंट्रो थोड़ा मिस है। सैनोन इंट्रो शेयर करूंगा, एक बार आप कर लीजिएगा। हाँ सैनोन, यस सर। ठीक है, ओके। आई होप कि मिसेस बैनर्जी, नंदिनी, नील तथा सबाई बोझा যাচ্ছে সবাইকে, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर, बुझ हाँ सर। ठीक है सर। जिन लोगों का हाँ इंट्रो यस क्लास सर। बाय चांस मिस है, जस्ट एक बार इंट्रो सुन लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं ऑलरेडी बहुत सारा चीज रिपीट किया, बट इंट्रो में कुछ ज्यादा डिटेल्स में बोला था, तो एक बार सुन लीजिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा और कनेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। सर तो फिर आज का पॉइंट समझ में आ जाएगा क्या? हाँ समझ में आ जाएगा, सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। सर एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट इज दैट एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होता है, जिसको एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं सर हम लोग। अब सवाल ये उठता है सर एसेंशियल क्या है? अब देखो सर, एसेंशियल में भी ना दो चीज होता है, एक सेक्शन 10 के हिसाब से एसेंशियल होना चाहिए, और एक है जो सेक्शन 10 में नहीं बोला गया। अब ये सेक्शन 10 क्या है? सर सेक्शन 10 के अंदर एक्चुअली जो एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बताया गया है कि भाई किसको एसेंशियल बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो, देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब, और एग्रीमेंट होने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मैंने लास्ट दिन समझाया है ना, लास्ट वीक मैंने वही तो किया। और क्या किया? ऑफर एक्सेप्टेंस का डेफिनेशंस भी पढ़ाया, सेक्शंस भी बताया कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, और साथ में मैंने एग्रीमेंट भी बताया, एग्रीमेंट का सेक्शन भी बताया था, वहां पर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ भी बताया, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी समझाया। अब आगे आगे मैं ऑफर या प्रोपोजल्स के बारे में या एक्सेप्टेंस के बारे में और डिटेल्स बात करूंगा, बट इतना तो समझ में आ गया ना सर कि आप किसी को प्रपोज करो और आपका प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जाम्पल भी लिया था समझने के लिए, है ना, कि किसी ने किसी को प्रपोज किया और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, मतलब क्या हो गया सर? जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट? प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे कि एग्रीमेंट बोलेंगे? प्लीज टेल मी। एग्रीमेंट सर। एग्रीमेंट बोलेंगे, थैंक यू सर, ठीक है, एग्रीमेंट सर। थैंक यू सर। प्रपोजल एक्सेप्ट होना मतलब एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट लॉक मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जैसे इसके लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने यूज किया था, मैरिज वाला। हाँ सर, इसमें भी मैंने कुछ पुराना बात भी कहा था कि जैसे हमारे देश में मैरिज का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करता था सर, ठीक है, क्योंकि मैरिज का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इसको बोलते हैं ना सर, इसे बड़ा सिंपल सोशल मैटर है, ऐसे मैरिज बिजनेस में काम नहीं करता, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैंने यूज किया था ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में सुविधा हो, ठीक है। मैरिज में दो दिलों का मिलन होता है सर, है ना। अब दिल के मिलन में भी कॉन्ट्रैक्ट अब ये तो ताज्जुब है, बड़ा ही एक्सेप्शनल बात हो गया सर, मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दिल मिलते हैं उस पर क्या कॉन्ट्रैक्ट सर, मतलब तो मतलब ही हो गया ना, दिल मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो जो भी हो, लेकिन आजकल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, शादी करने से पहले, मतलब नॉर्मल शादी रिचुअल्स होने से पहले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है रजिस्ट्री ऑफिस में जाके, ये सुन लो। हाँ, भले ही दिल सच्चा हो, भले ही दिल झूठा हो, या भले ही एक नॉर्मल सा शादी हो, होता है कि नहीं होता मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? प्लीज बताइए मुझे। ये सब सबके सब लोग आजकल जानते हैं, इसीलिए मैं ये सब एग्जाम्पल थोड़ा सा याद दिला देता हूँ ना। पॉइंट क्या था कि सर किसी ने किसी को पसंद किया, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, लेकिन ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बदला? जब मैरिज रजिस्ट्री में जाके रजिस्टर किया, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया ना। हेलो, अब आगे जाके अगर कोई ब्रिज होता है, आगे यस जाके सर। अगर, है ना, आगे जाके, अब ये क्यों किया? क्योंकि मैं बोला ना, ह्यूमन माइंड बड़ा आजकल क्या हो गया ना, अब क्या बोलूं सर, स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ, सोसाइटी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ह्यूमन माइंड भी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, मतलब ही हो गया है। अब मतलब ही इंसानों के लिए इतना लॉ भी मतलब ही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या कर सकते हैं। अब समझ रहे हैं लॉ का जरूरत क्यों पड़ जाता है, बिकॉज वही मतलब ही जितना सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ज्यादा लॉ कॉम्प्लेक्स बनेगा, लॉ कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आप लोगों का बोलवाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, सीएस, सीएमए का बोलवाला, बिकॉज आम आदमी का समझ के बाहर होगा, इतना सेक्शन सब सेक्शन का नॉलेज सबको नहीं होगा, तो अल्टीमेटली मार्केट बढ़ेगा, सीधी बात सर सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। जितना कॉम्प्लेक्सिटीज उतना पैसा, इतना समझ लो, ठीक है। क्या मैं गलत बोला सर?
और जितने सिंपलिस्टिक मैटर में काम बनेगा उतना कम पैसा, सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज भी कम, मैटर भी कम, पैसा भी कम। क्या सर गलत हो गया क्या बात, बोलो। अरे नो हाँ ना, सर। कुछ तो बोलो। ठीक है सर। नहीं सर, ये बात एकदम पक्का है। एकदम पक्का है सर, अरे वाह राहुल, एकदम सच मान ली। चलो ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। तो एग्रीमेंट में क्या हो गया सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जैसे ही एनफोर्सेबल बाय लॉ, जैसे मैरिज वाले से आपको समझ में आ गया। सिमिलरली बिजनेस में भी होता है, मानो कि आपको एक कंप्यूटर लैब बनाना है, ठीक है। चलो सर कंप्यूटर लैब, एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल, कोई इमेज मिल जाए तो, मानो कि ये कंप्यूटर सेंटर देख रहे हैं सर, आपको यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर, जस्ट देखो। अब आप मुझे बताओ, जो ये कंप्यूटर सेंटर चला रहा है, या स्कूल में कंप्यूटर लैब चल रहा है, या कॉलेज में चल रहा है, ठीक है, आजकल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। आप मुझे इतना बताओ, ये जो कंप्यूटर ये कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूशन जो भी है, जो लेना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए, वो क्या करेगा, एक एक करके जाके खरीद के लाएगा, या फिर किसी ब्रांडेड कंपनी को बोलेगा कि भाई मेरा लैब बनना है, आप कितने सस्ते में अच्छा चीज दे सकते हो। हेलो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट समझो सर, एक सिंपल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आप लोग अपने स्कूल कॉलेज में देखते हो। तो स्कूल या कॉलेज किसी भी कंपनी के साथ डील करेगा, यस और नो। आप अपने कॉलेज में देखना तो किस ब्रांड का यूज होता है, डेल का या लेनोवो का या एचपी का, किसका यूज होता है बताओ। डेल, एचपी, लेनोवो ऐसे ही दिखता है ज्यादातर। यस सर, हाँ, मेरा है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट कर कंपनी संग। यस सर, ये कंपनी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, कंपनी को बोलेगा कि भाई ये इंडिविजुअल रेट पे बात नहीं बनेगा तब, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये इस कंप्यूटर का दाम है 20,000, ठीक है। अब जब आप लोगे ना, एक पूरा बैच में लोगे, है ना, इसको बल्क में लोगे, तो फिर क्या बोलेंगे सर, कम तो होना ही है ना, बिकॉज ये होलसेल प्राइस मिलना चाहिए आपको। तो अगर आप इतना सारा लोगे तो आपको पर ब्रांड पे, तो पर पीस पे 2,000 करके डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो कोटेशन कोटेशन दिया जाता है ना। ये कोटेशन मांगता है कौन, जो स्कूल या कॉलेज है, वो कोटेशन के लिए बताता है, ईमेल करता है, फिर कंपनी उसको कोटेशन में फाइनलाइज करता है कि मैं इतने दाम पे दूंगा। फिर जिसके साथ बनेगा वो अल्टीमेटली डील पक्का होगा, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कितने दिन के अंदर देगा वो भी बता दिया जाएगा। एक एडवांस पेमेंट भी करेगा स्कूल या कॉलेज की तरफ से डेल के पास या लेनोवो के पास या एचपी के पास, और फिर जाके एक पर्टिकुलर डे आएगा जिस दिन दोनों की तरफ से काम कंप्लीट होगा। मतलब ये डेल या जो भी ब्रांड हो वो आके इस कॉलेज में इसको इंस्टॉल करेगा, और स्कूल या कॉलेज की तरफ से बाकी सारा का सारा पेमेंट भी कंपनी को दे दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल ये एक 10 लाख का डील था, ठीक है। तो 10 लाख में से मानो कि इस कॉलेज ने पहले 5 लाख 2 लाख दिया था, 2 लाख देके कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बनाया था, और फिर कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था। अब बाकी 8 लाख कॉलेज ने बताया कि जैसे इंस्टॉलेशन जिस दिन हो जाएगा उस दिन बाकी पेमेंट भी कर देंगे। समझ में आया सर, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, प्लीज यस सर। सबको समझ में आ रहा है, प्लीज एक बार मुझे बताइए सर, किसी को कोई डाउट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एग्रीमेंट क्या है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है मैं समझाने का कोशिश किया। आई होप कि सबको क्लियर है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो इंट्रोडक्शन लेक्चर से एक बार जरूर देखिए। अच्छा, अब एसेंशियल्स में जो फर्स्ट पॉइंट था, एग्रीमेंट बनना जरूरी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है। कंसेंट मतलब, फ्री कंसेंट मतलब बताओ ना, मतलब जबरदस्ती किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कंप्यूटर बेचने वाला बात हो, या फिर एनी काइंड ऑफ डील। हाँ, जैसे मानो कई बार ऐसा होता है सर, लोगों को जबरदस्ती धमकाया जाता है और धमका के डील बनाया जाता है। ऐसा होता है सर कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलना चाहिए नहीं तो उड़ा देंगे। आप समझ रहे सर, ये थोड़ा सा जैसे मानो रियल एस्टेट मैटर में चलता है, ठीक है। रियल एस्टेट मैटर पे, जमीन किसको बेच रहा है, मेरे को ही बेचना है, रियल एस्टेट डील में ये सब में बड़ा चलता है सर। नॉट जस्ट इन कोलकाता बट ऑल ओवर द इंडिया, बहुत जगह में ये सब चलता है रियल एस्टेट वगैरह में। हाँ, गुंडागर्दी, हाँ, सिंडिकेट, बहुत सारा नाम होता है। सिंडिकेट का मतलब भी खराब कर दिया। सिंडिकेट, कोलकाता में सिंडिकेट का मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई नेगेटिव वर्ड है। सिंडिकेट का इंग्लिश मतलब है कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, बट कोलकाता में सिंडिकेट बोलो तो डुप्लीकेसी या 2 नंबरी का सुगंध आता होगा।
ঠিক है। तो कहने का मतलब ये है सर, ওদের কাছেই বালি পাথর নিতে হবে তবে বাড়ি তৈরি হবে স্যার। एग्जैक्टली सर, ठीक है। समझ गए सर, जिनको नॉलेज है वो समझ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है सिंडिकेट वगैरह में, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है सर कि जबरदस्ती होता है, ठीक है, मतलब आप खुलेआम काम नहीं कर सकते। सिंडिकेट राज कहा जाता है इसको, लेके बहुत सारा कहानी बना है सर, नॉट जस्ट इन कोलकाता, बाकी हर शहर में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अपने बंगाल में थोड़ा ज्यादा ही है सर। ठीक है, अब वो छोड़ो, लेकिन बात को समझो सर, क्या है, फ्री कंसेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन सिंडिकेट के अंदर ही सब कुछ करना होगा। मतलब आप अपनी मर्जी से घर बनाने के लिए भी चीजें नहीं ले सकते, ठीक है, वो जो उनका संगठन है उसी से लेना पड़ेगा, नहीं तो मारपीट, गुंडागर्दी, ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन क्या करें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है फ्री कंसेंट होना चाहिए। किसी को बंदूक दिखा के, किसी को धमका के, किसी को डरा के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर आप बोल रहे हो फिर भी खुलेआम हो रहा है, सर ये तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। हाँ, पॉलिटिकल प्रॉब्लम मतलब ये तो सर क्या बताऊं सर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, ठीक है, जहां पर भी होता है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो, जैसे बिहार का, या बिहार बोलने से याद आया, चलो आपको दिखाते हैं, देखो सर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर होता है। बिहार से याद आया, बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हाईवे है सर, हाईवे, इसका हालत স্যার बहुत खराब। ঘুম থেকে আট আট দেখতে লাগছিল। ये सर, ये आनंद बाजार में निकला है, ये देखो, হুম হুম হুম। हाँ, ये आनंद बाजार में रिसेंटली खबर आया है। एग्जैक्ट। ये नेशनल हाईवे है सर, ठीक है, यस सर। 227 नेशनल हाईवे, ठीक है। आप देखो हालत, देखो नेशनल हाईवे का। अब क्या ये जानबूझ के है सर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है सर। टेंडर जिसको भी दिया जाता है वो टेंडर छोड़ के भाग जाता है। मतलब टेंडर क्यों छोड़ के भागता है, पैसा मार के भाग जाता है, या फिर जो भी रास्ते को बनाने के लिए जो भी पैसा मिलता है उसको खा लेता है, क्या करता है समझ में नहीं आता। आप समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, हाँ, कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फेलियर होता है। अब ये ऑफर किया गया है, एक्सेप्टेंस भी हुआ है, बट उसका भी प्रॉपर से पालन नहीं हुआ, ठीक है। अब नेशनल हाईवे है, कौन बोलेगा ये नेशनल हाईवे है, 227, ठीक है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है। तो प्रॉब्लम क्या है सर, कहीं ना कहीं फ्री कंसेंट में प्रॉब्लम है, या फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज को लेके प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो नहीं तो बात बनेगा क्यों नहीं, है ना। तो बेसिकली सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, मतलब आप फ्रीली हर चीज एक्सेप्ट करो, ठीक है, जो दोनों पार्टी होगा, है ना, हमेशा दो पार्टी रहेगा। जैसे रोड बनाने के लिए दो पार्टी रहेगा, यहाँ पर मैं जो जैसे रोड बनाने का बात कर रहा था, एक पार्टी रहेगा गवर्नमेंट, है ना, दूसरे पार्टी ऑपोजिट साइड में रहेगा जो टेंडर ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टर, जो जो रास्ता बनाने का काम करेगा, रोड कॉन्ट्रैक्टर। अब रोड कॉन्ट्रैक्टर एक पार्टी हो गया और दूसरा पार्टी हो गया गवर्नमेंट। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, भाई रोड बनाओ, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, गवर्नमेंट देगा, है ना। अब अगर इन दोनों के बीच में कहीं गड़बड़ रह जाता है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और भी बहुत सारा, सब क्या बोलूं सर, सब कॉन्ट्रैक्टर का खेल है, तो मुश्किल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है सर, किसी भी काम को, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, नॉर्मल कोई भी मैटर हो, ठीक है, नॉर्मल हमारे फैमिली लेवल में भी होता है, धमकाता है, डराता है, ठीक है, ठीक है, डरा के धमका के बहुत कुछ होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये सब इलीगल है सर, कॉन्ट्रैक्ट में ये सब इलीगल है, वही सब आपको आगे आगे देखो, मैं डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो एग्रीमेंट, फ्री कॉन्सेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, पार्टी का कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आगे बताता हूँ सर, कॉम्पिटेंसी क्या है यहाँ पर, लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जो पर्टिकुलर मैटर को लेके कंसिडरेशन बनेगा, बदले में क्या, ठीक है, बदले में क्या, सिंपल बात है सर, बदले में लॉफुल कंसिडरेशन मतलब बदले में क्या, जैसे गवर्नमेंट रोड बनाने दे रहा है ना, गवर्नमेंट बोला है रोड बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर बोला है कि मैं रोड बना के दूंगा, बदले में कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाएगा, जो गवर्नमेंट के लिए क्या है कंसिडरेशन, गवर्नमेंट को रोड चाहिए, ठीक है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर दिया है रोड कॉन्ट्रैक्टर, तो रोड कॉन्ट्रैक्टर के लिए कंसिडरेशन है जो गवर्नमेंट से उनको पैसा मिलेगा, ठीक है, मनी, और रोड कॉन्ट्रैक्टर बदले में क्या देगा गवर्नमेंट को, रोड, सरकारी संपत्ति बना के देगा, सिंपल कॉन्सिडरेशन है। जैसे हम लोग यहाँ पर मार्केट गए थे, जैसे हम आलू वाले के पास गए आलू खरीदने के लिए, तो पोटैटो इज माई कंसिडरेशन, और आलू वाले के लिए पोटैटो के लिए जो मनी है वो कंसिडरेशन, तो समथिंग इन रिटर्न शुड बी देयर,
समझ में आ रहा है सर? कंसिडरेशन का मतलब बड़ा ही सिंपल सा मतलब है इसका, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ठीक है? मन ही मन में हम लोग ना सिंपल चीज को भी ना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, सो डोंट डू दैट। तो लॉफुल कंसिडरेशन, अच्छा लॉफुल होना चाहिए मतलब मतलब और कुछ नहीं। जैसे सरकार के केस में अगर मैं बात करूं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के केस में, कि ये रास्ता बनाने का वादा किया है तो रास्ता ही बना के देगा, ठीक है? रास्ता का ऐसा हालत बना के पैसा को इधर उधर करके नहीं जाएगा, ठीक है? और कंसिडरेशन में बदले में ये रोड के बदले इसको पैसा मिलेगा, बदले में कोई ऐसा अनलॉफुल चीज है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह से बोलूं कि जैसे मानो कि ये पोटैटो सेलर पोटैटो सेल कर रहा है, तो मैं बदले में इसको पैसा दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको कोई नशा का चीज दे दिया, और भारत में नशा का चीज जैसे कि मानो कि अफीम दे दिया गया या फिर समथिंग लाइक दैट, मतलब अब आलू के साथ अफीम नहीं बना, अफीम का दाम बहुत ज्यादा है, बट एग्जाम्पल, ठीक है? अफीम हो, ड्रग्स हो, कोई भी इलीगल चीज है, गांजा हो, गांजा जानते हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मैरिजुएना, ठीक है? तो इस तरह का कुछ भी चीजें जो इलीगल है, आप बदले में वो कंसिडरेशन पे नहीं दे सकते, ठीक है? आप समझ रहे सर बात आप लोग? अनलॉफुल चीजें, अब अनलॉफुल मैटर का धंधे में यूज नहीं कर सकते, कंसिडरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। आगे और भी चर्चा करते हैं सर, रुको। लीगल ऑब्जेक्ट, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो एक लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी इलीगल मैटर को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए। और एक बात, जो भी मैटर को लेके कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी भी मतलब लीगल मैटर से नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब पहले से उसके बारे में कोई कैंसिलेशन जारी ना हो। अब ऐसे चीजों को जो गवर्नमेंट ने बोल दे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, सरकार में नियम है या समाज में नियम है कि ऐसा नहीं कर सकते, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो बात भी पहले से बोल देता है। तो ये मेन मेन जो पॉइंट है, ये बेसिकली क्या क्या हो गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या मैटर जरूरी है। सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार सुनो, जिंदगी भर याद रखो सर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है? और ऑफर प्लस एक्सेप्ट और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। शादी वाला एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है? मैंने किसी को प्रपोज किया, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, फिर मैरिज रजिस्ट्री में जाके शादी कर ली, तो क्या बन गया सर? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है? वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। सिमिलरली बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मैंने डेल को प्रपोज किया, क्या डेल तुम मुझे कंप्यूटर दोगे मेरे लैबोरेटरी के लिए? डेल ने बोला हाँ देंगे, ठीक है? कितने भी दोगे, वो भी काउंटर ऑफर वगैरह में सेटलमेंट हो गया, ठीक है? अब हम लोग एक रजिस्टर बना के, कॉन्ट्रैक्ट बना के, एक पर्टिकुलर डेट में डेल ने भी मुझे कंप्यूटर दे दिया, मैंने भी डेल को पैसा दे दिया, मेरे साथ डेल का क्या हो गया? कंप्यूटर वाला शादी हो गया, तो वो भी हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो कहने का मतलब ये सर, एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, ठीक है? डरा के धमका के नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे मानो कि हमारे देश में अभी भी कुछ जगह में ऐसा है, ठीक है? ऐसा जहां पर भी है बहुत ही खतरनाक है, ठीक है? समाज व्यवस्था अभी भी बहुत जगह में बहुत ही चिंता का है सर, ठीक है? ऐसा ऐसा जगह है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है सर, ऐसा नहीं कि बंगाल में नहीं है, मध्य प्रदेश वगैरह में भी हल्का फुल्का है, राजस्थान में भी है, वहां पर लोगों को डरा के, हरियाणा में भी है। मतलब मानो कि आप एक दुकान लगाए, हमारे बंगाल में भी है सर, बिहार में तो बहुत ज्यादा है, यूपी में भी, ईस्टर्न यूपी में भी आज भी दिखता है, बट पहले से थोड़ा कम हुआ है। कहने का क्या मतलब है, मानो कि आप कहीं पर दुकान लगाए, ठीक है? अब वहां पर आसपास का लोग आ जाएगा, बात को समझो सर, आसपास का लोग आ जाएगा, आके बोलेगा भाई यहाँ पर दुकान लगाए, पहले चंदा दो, ठीक है? पहले कुछ ये डोनेशन करो, पहले कुछ वो डोनेशन करो। दुकानदार बिजनेस करेगा कि लोगों को पहले डोनेशन ही देता रहेगा? कहीं पर फैक्ट्री लगाना है आपको, ठीक है? आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो नहीं, पहले आके लोकल दादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो। उन लोगों को पहले वो बोलेगा कि हमारा आदमी को काम पे रखना पड़ेगा। अरे भाई, काम पे लोकल को ही रखा जाएगा, बट जो एलिजिबल है उसको रखा जाएगा, वो कंपनी का पॉलिसी है, लेकिन नहीं, पहले लोकल दादागिरी संभालो। तो पॉइंट इज दैट फ्री कंसेंट का प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत ज्यादा है सर, ठीक है? फ्री कंसेंट ना भी होता है फिर भी कुछ करना पड़ता है। अब ये अलग अलग सोशल मुद्दा है, बट लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो फ्री कंसेंट पे होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज क्या है? चलो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। अच्छा, एक बात, ये तो मैं 4 5 6 पॉइंट में आपको अभी एक बार बताया, अब इसका डिटेल्स में और एग्जाम्पल देता हूँ। लेकिन कुछ बात है जो सेक्शन 10 में नहीं बोला गया, ठीक है? मतलब लेकिन वो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। मतलब कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, कितना छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, दो पार्टी होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट अकेला नहीं हो सकता, आप खुद खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कर सकते क्या? क्या इंसान खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बोलो सर, किसी को लगता है ऐसा? नो सर, नो सर। रिसेंटली एक लड़की ने ऐसा किया, खुद ही खुद को शादी किया, दिमाग खराब हो गया।
आप लोगों ने ये खबर देखा? यस सर। देखा आप लोगों ने? ठीक है। एक मूवी भी है सर, जैसे मैंने आपको मैरिज वाला बताया कि खुद ही खुद को शादी कर लिया, ठीक है, वो बेकार का बात है सर, ये बस खबर में आने के लिए कुछ भी, मतलब आजकल सोशल मीडिया के नाम पे कुछ भी करेगा तो वो वायरल हो जाएगा फिर टकाटक, और क्या। ये एक मूवी आया था सारे जहां से महंगा बोल के, ठीक है। ये लोग दुकान बनाया था, दुकान बना के लोगों को सामान नहीं बेचना है, खुद ही अपनी फैमिली को सामान बेचता है, और दुकान बनाने के लिए लोन लिया था, ठीक है। तो बैंक, ये बैंक मैनेजर है, ठीक है। बैंक का फील्ड मैनेजर है। फील्ड मैनेजर आके चेक करता है कि दुकान के लिए लोन लिया है, तो फिर दुकान कैसे चल रहा है देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि दुकान ही नहीं चलता है, और जब भी पता चलता है, गांव का बात है, तो जब भी पता चलता है मैनेजर आ रहा है, तो खुद ही आस पड़ोस के लोगों को आके बोलता है कि आप दुकान के सामने खड़ा हो जाना, या फिर अपनी फैमिली मेंबर में कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, सामान खरीदता है, फिर जाके दुकान घर पे रख लेता है। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर ऐसा क्यों किया था? सर ये एक्चुअली महंगाई से, ये बहुत ही फेमस एक्टर है सर, ठीक है, बड़ा ही फेमस एक्टर है, ठीक है। तो इनका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि चीजों का दाम दिन दिन बढ़ रहा है, तो एक काम करते हैं कि जो लोन मिल रहा है, लोन से प्रोडक्ट खरीद के घर पे रख लो, ठीक है, तो अभी कम से कम 5 साल के लिए कोई चीज खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हो सर प्रॉब्लम? तो क्या खुद ही खुद को बेच सकता है क्या? नहीं सर, ठीक है। तो ये तो मूवी था, बट आप मूवी जरूर देखिएगा सर, बहुत ही अच्छा मूवी है, कॉमेडी भी है और बहुत बड़ा सीख भी देके जाता है। किसी ने देखा सारे जहां से महंगा? ये सब मूवीज कोई देखता ही नहीं है सर, हाँ। है सर। देखे जी सर, अरे वाह, वेरी गुड सर, ठीक है, ये सब मूवी देखा करो। जैसे रिसेंटली मैंने एक मूवी देखा, ये राजपाल यादव का, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था मूवी का, अर्थ बोल के, ठीक है, उसमें वो लेडीज का भी रोल प्ले करता है और जेंट्स का भी रोल प्ले करता है, गजब मूवी है अर्थ, ठीक है। तो ऐसा अच्छा अच्छा मूवी देखा करो सर, ये सब बेकार का मूवी देखना बंद करो। अच्छा। सर फ्री कॉन्सेंट नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, सॉरी सर। ठीक है सर, आप अपने मर्जी से जो अच्छा लगे वो देखो। अच्छा, तो दो पार्टी होना चाहिए सर, बिना दो पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अच्छा जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना जरूरी है। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल होना भी जरूरी है। और जो भी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, उसका एक सर्टेन मतलब होना चाहिए, बिना मतलब का कोई काम वैलिड नहीं है। अब क्या मतलब होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जो परफॉर्म करना वास्तव में संभव हो, ठीक है। जैसे मानो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को ऐसे वादा करते हैं, है ना, तुम जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, गाना सुना आप लोगों ने, बड़ा ही फेमस गाना है, ठीक है। अब कोई किसी को ऑफर कर रहा है, तुम जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, मतलब समझ रहे हैं सर, मतलब उसके कहने पे आसमान से तारा, स्टार्स, हाँ, जरूरत पड़ने से मून, सबको उठा के लेके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस करना पॉसिबल है, या फिर ये बस एक कहने के लिए है सर, है ना, बस पॉसिबल नहीं है ना सर। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कई बार होता है कि कोई किसी को बोलता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं सर, कितना सारा गलत चीज हमारे समाज में भी होता है। तुम मेरे को पैसा दे दो, 10 लाख दे दो, जॉब लगा देंगे, वो लगा देंगे, वो लगा देंगे, या फिर चुटकी में मैजिक करके तुमको इतना संपत्ति दे देंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, मतलब एक चुटकी में ट्रेजर निकल के आ जाएगा, खुल जा सिम सिंह हो जाएगा। या फिर उसको बंगाली में बोलो तो एक है ना सर, बंगाली में भी एक बड़ा फेमस कहानी है सर, इसका हिंदी वर्जन है अली बाबा 40 चोर, और बंगाली में बोलता है सर मर्जिना अब्दुल्ला, मतलब दोनों मूवी निकला है। जैसे खुल्ला सिम सिम हिंदी में बोलते हैं, उसी तरह से उसका अली बाबा 40 चोर से ही वो एक्चुअली आया था। तो अली बाबा 40 चोर का कहानी को बंगाली में किया गया था, जो लोग बंगाली में देखा है, मर्जिना अब्दुल्ला बोल के, ठीक है, बड़ा ही फेमस मूवी है, देखा आप लोगों ने, मतलब उसमें वो खुलजा सिम सिंह बोल, उसको हिंदी बंगाली में बोलता है यस सर। क्या बोलते हैं, चिचिंग फाक, टीचिंग टीचिंग हाँ। चिचिंग फाक, एग्जैक्टली वो खुलजा सिम सिम का ही बंगाली वर्जन है, ठीक है। जंगल में जाता है, चिचिंग फाक बोलता है, और एकदम ढेर सारा सोना गहना सामने आ जाता है। तो क्या ऐसा वास्तव में पॉसिबल है सर? नहीं सर, ऐसा तो संभव नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई भी अवास्तव चीज, अवास्तव मतलब जो वास्तव में संभव नहीं है, ऐसे चीजों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता सर, ठीक है। जैसे खुल्ला सिम सिंह या फिर चिचिंग फाक जो भी हो, ठीक है, जिसको अपना अपना लैंग्वेज पसंद है, समझ गया होगा, ठीक है।
अच्छा देखो, अब आगे आपको मैं क्या बताऊंगा सर, ये जो भी चीजें मैं आपको बोला इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टी बनाना जरूरी है सर, ठीक है। मैं आपको पहले एक चीज बोला कि आप खुद को पार्टी नहीं मान सकते, ठीक है। वन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, कॉन्ट्रैक्ट का पहले बात ही बोल रहे हैं सर, फर्स्ट लाइन यही बोलता है कि वन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। आप अब खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे खुद के साथ शादी भी नहीं कर सकते, जैसे रिसेंटली किसी ने किया, ठीक है, गुजरात में मोस्ट प्रोबेबली, क्या नाम है आई डोंट नो सर, खबर आया था इतना पता है, ठीक है। तो one cannot contract with himself. A contract involves at least two parties, one party making the offer and the other party accepting it. A contract may be made by natural person. Contract may be made by natural person and by other person having legal existence. अच्छा एक बात देखो सर, एक कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन। अब एक नेचुरल पर्सन क्या दूसरे अननेचुरल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? प्लीज टेल मी, क्या एक नेचुरल पर्सन किसी आर्टिफिशियल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नो सर। सर क्या चौथा ने हाँ बोला, मिसेस बनर्जी ने ना बोला, और कोई हाँ ना बोलेगा? बोलो सर, हाँ या ना? हाँ ना चौथा मिसेस बनर्जी छोड़ के, और किसी को? सैनोन को क्या लगता है? हाँ सर। हाँ हाँ ओके, राहुल को लगता है हाँ हो सकता है। श्रद्धा, श्रद्धा आवाज पाच्छी ना? रोशनी, ज्योति, बोलो सब। नील, क्या किसी नेचुरल पर्सन किसी आर्टिफिशियल से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? है। हाँ सर, यस सर कर सकता है ना। जैसे कंपनी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है सर, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही रैंडम पूछ रहा हूँ, जवाब दो या ना दो वो तो बाद में समझ में आएगा, अभी तो बस सीखने का टाइम है। नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, जैसे यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना। जैसे अभी कुछ देर पहले एक यूनिवर्सिटी और एक एक यूनिवर्सिटी मतलब दो आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, है ना सर। हम लोग कुछ देर पहले जो कॉन्ट्रैक्ट लिए थे ये वाला, इसमें क्या हुआ था वो लेबोरेटरी में, हाँ, कंप्यूटर लैब का जो डेल का एग्जाम्पल लिए थे, डेल और यूनिवर्सिटी के बीच में, कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को कोई लैब बनाना है तो यूनिवर्सिटी डेल को ऑफर कर रहा है कि क्या डेल आप मुझे कंप्यूटर बेचोगे। तो डेल कौन है? डेल एक कंपनी है, ठीक है। डेल एक कंपनी है, डेल यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल मतलब कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, हाँ सर। और यूनिवर्सिटी भी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, यूनिवर्सिटी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब एक्चुअली ये दोनों जो कंपनी हो या यूनिवर्सिटी, दोनों को किसने बनाया? लॉ ने बनाया। लॉ उनको पावर देता है, ठीक है, तभी वो काम कर सकता है, ठीक है। उसमें ह्यूमन बीइंग ही काम करते हैं सर, लेकिन फिर भी वो आर्टिफिशियल है, ठीक है, उसको लॉ ने बनाया। आप बात समझ रहे हैं ना सर। तो एक एक नेचुरल पर्सन किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यूनिवर्सिटी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए क्या बोला सर, a contract may be made by natural person and by other persons having legal existence। ये नहीं बोला कि नेचुरल पर्सन से नेचुरल पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा तो नहीं बोला, है ना। इसीलिए बोला जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है सर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज? हाँ, और कितना इंटरेस्टिंग है, धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। सर। यस सर। Okay, sir. It is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable। जो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना सर, उनको ascertain किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए। मतलब आप निश्चित रूप से बोल सकते हो कि भाई दोनों पार्टी कौन है, एक यूनिवर्सिटी है तो दूसरा डेल कंपनी है, ठीक है। ये होना बहुत जरूरी है। अगर ascertainable नहीं है तो फिर मुश्किल है कि भाई किसके साथ डील हुआ था। अगर आप ये बोल नहीं पाओगे तो मुश्किल है। अगर या तो कोई पर्सन से डील होगा, है ना, या फिर या तो किसी पर्सन से नेचुरल पर्सन से डील होगा, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी से, कोई यूनिवर्सिटी से, किसी ना किसी से तो होगा, ठीक है। तो उसका एसर्टेनेबिलिटी होना चाहिए सर। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा देखते हैं यहाँ पर नोट से। तो कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, सेलर एंड बायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंस्टिट्यूट करने के लिए दो पार्टी होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए। सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन। सेलर एंड बायर दो डिफरेंट पर्सन होना चाहिए, बिकॉज ए पर्सन कैनॉट बाय हिज ओन गुड्स।
समझे सर, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था। कहाँ चला गया, सारे जहां से महंगा। ठीक है, ये महंगाई के चक्कर में ये संजय, इसका इनका नाम भी बहुत ही फेमस हीरो है सर। आप लोग कैरेक्टर हीरो मतलब शाहरुख खान टाइप नहीं रे बाबा, वो तो बेकार का है। ठीक है, अब शाहरुख खान का फैन लोगों को दुख हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा सर 1 सेकंड होल्ड करो ना, 1 सेकंड होल्ड करो, मैं अभी 2 सेकंड में आता हूँ। तब तक आप लोग जस्ट स्क्रीन में नजर रखो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ओके सर, देखो। अच्छा, तो जैसे मैं आपको अभी बोला ना कि इंसान अपने आप को सेल नहीं कर सकता, इसीलिए वो सारे जहां से महंगा वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, मूवीज देखना सर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल सन एंड कंपनी के केस में भी ऐसा, मतलब ये केस स्टडीज है सर, केस लॉ याद रखना पड़ेगा सर। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि केस लॉ उठा के सवाल कर देता है, सो यू हैव टू बी रेडी। हाँ सर, तो जैसे फाउंडेशन लेवल में फिर भी थोड़ा केस लॉ कम यूज करता है, बट जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल में आओगे, एग्जीक्यूटिव लेवल में आओगे, और केस स्टडीज का यूज फाइनल लेवल में तो और ज्यादा। ठीक है, तो केस स्टडीज के साथ अभी से हैबिचुएशन करना पड़ेगा सर। ठीक है, अपने आप को हैबिचुएट करना पड़ेगा। ओके, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस राम, और ऐसे केस स्टडीज क्या है सर लॉ में? केस लॉ का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि केस लॉ आपको मैटर के साथ जोड़ता है। केस लॉ से ना पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो केस लॉ से ही लॉ और आगे बनाया जाता है सर। ठीक है, लॉ में कुछ भी बदलाव आता है, एनी चेंज फर्दर, वो सभी डिपेंड करता है केस पे। जैसे ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल सन एंड कंपनी, रामलाल सन एंड कंपनी क्या हुआ था? ये एक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म था। ठीक है, और ये गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात था। ठीक है, व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आप लोग पार्टनरशिप एक्ट में सॉल्व किए सर, पार्टनरशिप अकाउंट्स में। ठीक है, तो उसमें पार्टनरशिप जब डिसोल्यूशन होता है, मतलब पार्टनरशिप जब बंद हो जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप था, 2 या 4 या 10 जो भी पार्टनर्स थे कंपनी बिजनेस का, उनके बीच में पार्टनरशिप खत्म होता है। तो जब बिजनेस का पार्टनरशिप खत्म होता है तो उसको डिसोल्यूशन कहा जाता है। अब ऐसे केसेस में एसेट्स ऑफ द फर्म वेर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, है ना, जो भी फार्म का एसेट्स है वो सभी पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। सेल टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शंस। बात समझे सर, पार्टनरशिप फार्म है एक, पार्टनरशिप फार्म है, जैसे मानो एग्जांपल के तौर पे मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर एक पार्टनरशिप फार्म ले लेते हैं। ठीक है, ये एक फार्म है। ठीक है, अब इस फार्म में कुछ पार्टनर्स हैं, जैसे मानो ए बी सी डी ऐसा करके कुछ। तो इसमें ए एक पार्टनर, बी एक पार्टनर, सी एक पार्टनर, ऐसा करके पार्टनरशिप। अब फार्म कंप्लीटली बंद हो रहा है, तो फार्म का जो एसेट्स है, फार्म का एसेट्स अपने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और क्या करेगा? हाँ सर, फार्म जब बंद हो जाएगा अपना एसेट्स को क्या करेगा? फार्म का फर्नीचर, फार्म का कंप्यूटर्स, फार्म का एसी, जो भी है, क्या करोगे एसेट्स को? पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना। हेलो, सेंस क्या बताते हैं आप लोगों का, बताओ। बताइए सर, एक यस। पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है, अपने बिजनेस में जो भी एसेट्स है वो अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसमें क्या है समझने वाला? लेकिन इसमें गुजरात में जो सेल टैक्स ऑफिसर थे, सेल टैक्स ऑफिसर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है सर, है ना। सेल टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी फार्म को मिल रहा है एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके, उसमें टैक्स लगाया जाएगा। बट कोर्ट में ये डिसाइड किया गया, इट वाज हेल्ड दैट इट इज नॉट अ सेल, ये सेल नहीं है। पार्टनर्स बीइंग द जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स कैन नॉट बी द बोथ बायर एंड सेलर, क्योंकि लॉ पहले ही बता के रखा कि 2 पार्टी होना चाहिए। अब फार्म और पार्टनर अलग कैसे हुआ? और 2 पार्टनर जो है, जो 2 पार्टनर है वो तो फार्म का जॉइंट ओनर है।
तो जो भी एसेट्स है दोनों को बीच में है, तो इसमें अगर फार्म का एसेट्स ओनर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसमें सेल कैसे आ सकता है, क्योंकि उन्हीं लोगों का फार्म है, उन्हीं लोगों का एसेट्स है। तो फिर यहाँ पर फार्म एसेट को सेल कर रहा है अपने पार्टनर को, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि फार्म भी तो पार्टनर चलाते हैं। तो वो ज्वाइंट ओनर है एसेट्स का, तो वो दोनों बोथ एक साथ बायर एंड सेलर नहीं बन सकते। मतलब हम, मैं ही ओनर हूँ, मैं ही बायर हूँ, मैं ही सेलर हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स को ही तोड़ दिया जा रहा है ना। तो इसमें स्टेट ऑफ गुजरात सेल टैक्स ऑफिसर का बात नहीं हुआ सर, अल्टीमेटली रामलाल एंड सन एंड कंपनी ही जीता। टैक्स लगता तो किस पे लगता? पार्टनरशिप बिजनेस पे लगता, और पार्टनर बिजनेस पे अगेन टैक्स का बर्डन जो है वो रामलाल एंड सन एंड कंपनी को ही लगता, मतलब पार्टनर्स को लगता। बात समझ में आया सर? किसी को नहीं आया तो फिर से बताइए, फिर से समझाऊंगा। अगर किसी को समझने में दिक्कत हुआ बताइए, मैं फिर से समझा देता हूँ। एनी डाउट सर? सर एक बार बोलो सर। ओके, मैंने बस इतना कहा कि ये जो गुजरात वर्सेस रामलाल सन एंड कंपनी, सेल टैक्स ऑफिसर मतलब टैक्स ऑफिसर का कहना है कि पार्टनर्स जब अपना बिजनेस को बंद कर रहा है तो अपने एसेट को अपने बिजनेस के अंदर, मतलब जो भी पार्टनर्स है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे मानिए ये एक फार्म है, ठीक है, ये एक पार्टनरशिप फार्म है। अभी पार्टनरशिप फार्म में ये दोनों पार्टनर है और ये मानिए सेल टैक्स ऑफिसर है। अब पार्टनरशिप फार्म बंद हो रहा है तो फार्म का जो भी एसेट्स है, मानिए कि ये टेबल, चेयर्स, एसी जो भी है बिजनेस के अंदर, ये फार्म अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब टैक्स ऑफिसर आके बोल रहा है कि ये जो भी एसेट्स कंपनी, मतलब फार्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस अपने ही ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा माना जा रहा है सेल टैक्स ऑफिसर की तरफ से कि ये सेल है फ्रॉम पार्टनरशिप फार्म टू पार्टनर। लेकिन इस फार्म का ओनर तो यही लोग हैं, फार्म में जो भी एसेट्स है इसका ओनर तो यही लोग हैं, तो फिर इन्हीं का एसेट इन्हीं को कैसे सेल हो सकता है? हेलो, यस सर। है ना? तो वही उसी प्रॉब्लम में आके फंस गया ना बात, जिस पॉइंट को लेके, मतलब हम खुद का चीज खुद को कैसे सेल कर सकते हैं? एट ए टाइम में मैं ही सेलर हूँ, मैं ही बायर हूँ, ऐसे तो संभव नहीं है। तो सेल टैक्स ऑफिसर का ये बात नहीं माना गया और ये केस तय हुआ कि नहीं, इसमें टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है, बात समझ में आया सबको? प्लीज बताइए मुझे। यस सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। तो ये हो गया टू पार्टीज का कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा सर, केस लॉ भी याद रखिएगा। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये एक बात है सर कि पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब अगर दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, तो उनके बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशंस होना जरूरी है। There must be an intention one of the part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic type of agreement are not enforceable in court of law. Point to be noted sir. अगर कोई मैटर सोशल है या डोमेस्टिक घर का मैटर है, ठीक है, घर का मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में काम नहीं करेगा सर। मतलब वो उसका वो अलग बात है, वो सिविल लॉ का मैटर। जैसे मैं लास्ट दिन एक एग्जांपल बताया था कि हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया था कि मैं आपको हर मंथ इतना करके पॉकेट मनी दूंगा या फिर क्या बोलते हैं इसको, किटी पार्टी के लिए पैसा दूंगा, ठीक है। तो हस्बैंड ने वाइफ को जो भी बोला था, अगर मानिए कि हस्बैंड अपना बात नहीं रख पाया तो क्या वाइफ कोर्ट में केस कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा, ठीक है। फादर ने सन के साथ डिस्कशन किया, सन ने, मतलब सन और फादर के बीच में डिस्कशन हुआ कि सन को फादर ने बोला कि तुमने अच्छे रिजल्ट किए एग्जाम में, अब से हर मंथ तुम्हारा पॉकेट मनी 1,000 से 5,000 कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में पापा ये बात नहीं रख पाया, तो क्या बेटा जाके पापा के नाम पे केस कर देगा? नो सर। सर ये सब मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज ये सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स है, ये सब मैटर कोर्ट में काम नहीं करता।
ठीक है, तो ये बात पहले ही बोल दिया। तो पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। Social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law and hence they do not result into contracts. ठीक है, अच्छा, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बाप बेटे पे कॉन्ट्रैक्ट क्या ठीक है, या हस्बैंड वाइफ के कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, वो सब नहीं चलता है, वो बिजनेस नहीं है। अच्छा, ए हस्बैंड एग्रीड to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. ये बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस है, बड़ा ही फेमस केस है। लेकिन हाँ सर, अब आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि सर अगर मानिए कि ये जो मेंटेनेंस का खर्चा, हस्बैंड फॉरेन में रहते हैं, वाइफ यहाँ पर अपना जो भी अपना डे टू डे लाइफ को गुजारा करते हैं, अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो ये तो खराब बात हो गया ना। चल उसका अलग केस है, वो बिजनेस लॉ में नहीं आएगा, तब तो वो सिविल मैटर में आ जाएगा। मैरिज एक्ट के अंदर वो सब डिस्कशंस होगा। ठीक है, मैरिज एक्ट के अंदर, सिविल केस के अंदर, ठीक है, कि जो एक हस्बैंड को करना चाहिए अपने वाइफ के लिए, वो अलग मैटर है, वो बिजनेस लॉ में तो बिल्कुल नहीं आएगा और इस केस को अलग नजर से, अलग वे से देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस वे से देखा जाए, अगर बिजनेस वे से देखा जाए तो इसका बिजनेस वे में प्रॉपरली कोई जगह नहीं। तो वेलफोर वर्सेस वेलफोर का बड़ा ही फेमस केस है। ठीक है, तो हस्बैंड ने जो भी एग्रीमेंट किया था, सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज इन अब्रॉड, ठीक है, husband failed to pay the promised amount and wife sued him for the recovery of the amount. Here in this case wife could not recover as it was not a it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship here. ठीक है, तो ये नहीं होगा सर। लेकिन आगे देखो, आपको लीगल रिलेशनशिप दिखाते हैं कि कैसे लीगल रिलेशनशिप बनता है। अगर यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का कुछ अलग मैटर है, जैसे डिवोर्स मैटर में होता है ना, डिवोर्स हो जाते हैं तो फिर वो दिया जाता है, मतलब हस्बैंड की तरफ से वाइफ को कुछ दिया जाता है, सो कंपेंसेशन दिया जाता है, वो अलग केस है सर, उसको ये बिजनेस लॉ नहीं टैकल करता। ठीक है, हम लोग सुनते हैं सर कि डिवोर्स हो गया है तो फिर मेंटेनेंस देना पड़ता है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ओके सर, और वो इस बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं है। ये मैटर भी मैंने लास्ट वीक बताया था। अच्छा, लेखपाल promises to pay 5 lakh to his son if the son passes the CA exam. ठीक है, ध्यान से सुनना सर। On passing the exam, the son claims the money. Yet the son could not recover as it was a social agreement. तो अगेन ये वाला केस भी नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज ये भी कोई लीगल मैटर नहीं है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अब ये समझना पड़ेगा लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है। कुछ चीजें ना, लॉ सर जनरल नॉलेज से बिल्डअप होता है, लॉ कोई कॉपी बुक मैटर नहीं है। यही लिखा हुआ है तो यही समझना पड़ेगा। यहाँ पर सीए की जगह सीएस भी लिखा हो सकता था, है ना, सीएस की जगह सीएमए भी लिखा हो सकता था, ठीक है, या फिर यहाँ पर सीएफए लिखा हो सकता था, या फिर स्टॉक मार्केट या एनआईएसएम लिखा हो सकता था। तो ऐसा नहीं कि कॉपी बुक मैटर है, आपको जनरल नॉलेज बिल्ड करना होगा कि भाई क्या कहना क्या चाहता है। A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intend to create legal relationship with B, hence the same is contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law. Yes sir, it's a perfect business contract. It's a perfect business contract. Yes or no? समझ में आया सर? A sold goods to B on the condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intend to create legal relationship with B, hence the same is contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him on the court of law. या फिर आज के डेट में नॉर्मल फेलियरिटी में कंज्यूमर कोर्ट में बात बनता है। जैसे मानो एक एग्जांपल के लिए जाते हैं, कहाँ चले, फ्लिपकार्ट में चलते हैं। सर फ्लिपकार्ट में आपने ईएमआई के थ्रू से कोई प्रोडक्ट अभी परचेस किया आप लोगों ने, ईएमआई परचेस? हाँ सर, अरे बोलिए ना सर, होता है इतना तो पता होगा। यस सर, यस। जैसे मानिए क्या फोन लिया जाए, यही हाईएस्ट प्राइस दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, जो भी हो। फिर इसका ईएमआई कुछ दिख रहा है कि नहीं? यस सर है, इसका ईएमआई है।
अगर मानो कि मैं ये इन्फिनिक्स है ना, इन्फिनिक्स ब्रांड है, इस ब्रांड का फ़ोन मैं अगर लेना चाहता हूँ तो मुझे 434 मिनिमम प्राइस बता रहा है ईएमआई का, ठीक है। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिटेल्स में चाहे तो ये देखो सर, अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग है, मैं जो भी एक्सिस बैंक का देखूँ तो ये इस तरह का बता रहा है। सर अगर मैं फेलियर हो जाता हूँ तो लीगल ऑब्लिगेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? फ्लिपकार्ट के साथ नहीं बनेगा, फ्लिपकार्ट को तो कंपनी की तरफ से पेमेंट मिल जाता है। एक्सिस बैंक की तरफ से अगर मैं करता हूँ तो एक्सिस बैंक की तरफ से मिल जाएगा, बाकी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा एक्सिस बैंक को। अब बैंक मेरे को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो? लीगल ऑब्लिगेशन है कि नहीं सर, बोलो? सिंपल बिजनेस लॉ है। यस सर। है ना? He sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days। यहाँ पर भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया गया था। हाँ सर, यहाँ पर भी अलग अलग 3 साल के लिए 3 EMI, 6 EMI, 9 EMI, 18 EMI, 24 EMI, मतलब आप समझ लो कि कितना EMI है पर मंथ के हिसाब से। 24 EMI मतलब 2 साल, 18 EMI मतलब 1.5 साल, 2 साल, 1 साल, 9 EMI, 6 EMI, 3 EMI, क्वार्टरली भी है ना। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर नहीं होता है तो फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन आएगा और कंज्यूमर फोरम में बात बनेगा सर, जो भी फेलियर करेगा। सिंपल बात है, इसमें और क्या जानना है सर, सिंपल सिंपल मैटर है। लेकिन कई बार ना सिंपल सिंपल मैटर ही ना लोगों को पता नहीं चलता है और वो चिंता में पड़ जाता है कि भाई करना क्या है। अच्छा सर, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस, और क्या करना चाहिए? ए कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन। सर मैं आपको पहले ही बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकता है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बाहुबली का एग्जाम्पल दिया था। बाहुबली साम्राज्य में क्या होता है, इन द बाहुबली डिनेस्टी क्या होता था वहां पर मूवी में डायलॉग था कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पोकन भी हो सकता है, ठीक है। सर प्रूव कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम है अलग, लेकिन हो सकता है। सर अगर वर्ड्स को, मुंह का बात को अगर टोटली इग्नोर किया जाए तो फिर तो ह्यूमैनिटीज में विश्वास बोल के कोई चीज ही नहीं रहेगा, है ना। बिलीफ सिस्टम तो गायब हो जाएगा। हर बात को लिख के करे, हर बात को लिख के करे, मतलब वो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। वेस्टर्न नेशंस में ज्यादातर लोग इसी तरह से साइकी बन जा रहा है, और भारत में भी आजकल ये सब प्रॉब्लम बढ़ रहा है। पहले ना भारत, हमारे देश में ना इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होता था, बिकॉज हमारे देश में लोग इतना साइकी नहीं होता था, मतलब साइको नहीं होता था। लेकिन आजकल ना हम लोग हर बात को लिख के ना हम लोग भी मतलब क्या बोले सर, साइको बन जा रहे हैं, ठीक है। हर चीज को लिख के रखो, हर चीज को लिख के रखो। यार जो भी है चलो यार, समय के साथ साथ सब ऐसा ही चल रहा है। अब समाज व्यवस्था पे मैं सवाल उठाने वाला कौन लगता हूँ, कोई बात नहीं सर। लेकिन कहने का मतलब है स्पोकन में भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है दैट इज ऑल्सो लीगल, ठीक है। अच्छा, मतलब एज टू लीगल इफेक्ट्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। बस कहने का मतलब ये था, लीगली नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू। रिटन कॉन्ट्रैक्ट में और वर्ड ऑफ माउथ कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। बस वही फ्यूचर में प्रूव करने का मैटर हो तो फिर रिटर्न होने से ही आप प्रूव कर पाओगे। वर्ड ऑफ माउथ का प्रूव कहाँ से करोगे? कर सकते हो अगर आपको वो साइंस पता है। जैसे आप लोगों को पता है ना, हम लोग जो भी बात करते हैं, जो भी साउंड हम लोग, जैसे माने कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी ऑनलाइन पे हूँ, आप लोग भी ऑनलाइन में हैं, सब अलग अलग जगह में है, कोई अलग स्टेट में है, ठीक है, कोई उड़ीसा से है, कोई मणिपुर से है, कोई बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, कोई कोलकाता से है, सभी के पास मेरा आवाज जा रहा है। साइंस कहता है सर कि जो भी बात हम लोग करते हैं ना, ये सभी बात ये पूरा ब्रह्मांड में घूमता रहता है। तो अगर आपके पास वो साइंस हो तो फिर आप अपना वर्ड निकाल के दिखाओ। सर आप लोग समझ रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा पागलपंती हो गया लेकिन पॉसिबल है, साउंड को पकड़ा जा सकता है क्या, वो साइंस को पता है सर, बट दैट इज पॉसिबल। मतलब उस लेवल ऑफ साइंस में जाना पड़ेगा कि भाई मैंने कब क्या कहा था, टाइम जोन में जाके क्या बोलते हैं, टाइम मशीन में जाके उसको वापस ले सकते हो। हाँ, इसको लेके काफी रिसर्च होता है। टाइम मशीन जानते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं उसको? टाइम मशीन है बोलते हैं ना, ये पहले क्या बोला था या क्या हुआ था उस टाइम में जाके आप चेक कर सकते हो। ऐसे ब्रह्मांड में होता है सर, ठीक है, यूनिवर्स में ऐसा कुछ पॉइंट है जहाँ पर जाके ना ये पॉसिबिलिटीज के बारे में काफी सारे रिसर्चर्स ने बताया। जानते हैं सर आप लोग ये सब बातें?
या फिर मैं ही पागल की तरह बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर, ओके सर, ठीक है। लेकिन बस वास्तव में क्या है सर, वर्ड ऑफ माउथ को प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन, ठीक है। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद टू मेक एन एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। मतलब लीगली मैटर को बांधने के लिए कुछ चीजें करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक रिटन नहीं है कोई वैलिडिटी नहीं है। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉज व्हिच इज इन फोर्स एट द टाइम इज एसेंशियल फॉर इट टू बी फॉर वैलिड वैलिड। फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, अगर रिटन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है लैंड बिल्डिंग का, आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि किसका प्रॉपर्टी है, क्या है, नहीं है, ठीक है। आपको रिटर्न प्रूफ दिखाना पड़ता है। सो इस तरह का बहुत सारा अलग अलग लॉ में, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग मैटर चाहिए होता है, जो अदर फॉर्मेलिटीज के अंदर आ जाता है। फोर्थ पॉइंट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा सभी को, समझ में आ रहा है सर? सनोन, श्रद्धा, रोशनी, ज्योति, नंदिनी, बोलो सर। हेलो। चौथा। यस सर, आ रहा है। ओके सर, हाँ सर। ओके सर। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब समझना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के बीच में होता है ना, उसका मतलब क्लैरिटी से आना चाहिए सबको। मतलब दोनों पार्टीज को ना एकदम क्लियर कट मतलब पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, ठीक है। इन्हें बोला बी को, भाई तुमको 100 टन ऑयल सेल करूंगा, बट कौन सा ऑयल नहीं बोला, तो क्या करेंगे सर? तेल तो बोला, बट क्या, कौन सा तेल? पेट्रोल। पेट्रोल भी ऑयल है, डीजल भी ऑयल है, सरसों का तेल भी तेल है, पाम ऑयल भी ऑयल है। बात समझ रहे हैं सर? जैसे मानो मैं गूगल को लिखूंगा ऑयल, गूगल को क्या ऑयल समझ में आया? गूगल तो गूगल ही है सर। देखो सर गूगल को क्या रिफाइंड ऑयल समझ में आया, गूगल को ब्लेंडेड कुछ ऑयल समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर कुछ पेट्रोलियम का भी बात चल रहा है, ठीक है। मतलब गूगल सभी बात के बारे में बात कर रहा है, मतलब गूगल का जो एल्गोरिदम है ये इसी तरह से काम करता है। अच्छा, ऑयल बोलने से ऑयल इंडिया आ गया आप समझ रहे सर कि कौन सा ऑयल है? भाई नाम तो लिखो, किस ऑयल के बारे में जानना चाहते हो। पेट्रोल के बारे में तो लिखो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, क्रूड ऑयल। या फिर अगर सरसों तेल के बारे में जानना चाहते हो तो लिखो मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपको पता होता है। तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लियर कट मीनिंग होना जरूरी है। अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो तेल का बात करने से नहीं होगा, कौन सा तेल। देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंट फॉर। XYZ Limited agreed to lease the land to Mr. A for indefinite years. The contract is not valid as the period of lease is not mentioned. लैंड लीज पे दे रहा है, ठीक है, बट कितने दिनों के लिए सर? फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी इयर्स, मेंशन तो करो। लीज का तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा ना सर। हेलो, लीज का एक पर्टिकुलर टाइम तो होगा कि इतने दिनों के लिए। हाँ सर, है ना? जैसे मानो ये देखो फॉर लीज, यस सर। ठीक है, ये देखो फॉर लीज 1 to 14 एकर्स जो इंडस्ट्रियल के लिए लीज मिलेगा, ठीक है, 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, फॉर 30 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। बड़ा बाजार में हमारे कोलकाता में चलता है लीज, बड़े बड़े शहरों में लीज में ही चलता है सर, ठीक है। लीज में प्रॉपर्टी मिलता है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेंट होता है, वो देना पड़ता है। तो पॉइंट इज दैट कितने दिनों के लिए, वो क्लियर। अब यहाँ पर तो नहीं बताएगा, ये तो बस एडवर्टाइजमेंट है कि भाई जमीन लीज पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वहां पर बताया जाएगा कि कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, वट एवर भी टाइम वो मेंशन करना है। अगर वो टाइम मेंशन नहीं कर रहे आप, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा सर, ठीक है। वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। जो नॉट वैलिड होगा वो लॉ में वॉइड हो जाता है, ठीक है। जो वैलिड नहीं बनता वो वॉइड हो जाएगा। मतलब एसेंशियल कंडीशन चल रहा है ना अभी, जहां जहां एसेंशियल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस मतलब ऐसे चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट का बात करो जो पॉसिबल हो सॉल्व करना, ठीक है। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। मतलब जो पर्टिकुलर मैटर हो नहीं सकता उसके बारे में लॉ भी बात नहीं करता। जैसे मैं आपको पहले ही बोला था ना, चिचिंग फाक, खुल जा सेम सेम, हाँ
ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ए ट्रेजर बाय मैजिक, मैजिक से आपको धन संपत्ति दे देंगे मैजिक करके, है ना। द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड, है ना, ये संभव नहीं है सर, मैजिक करके किसी को ऐसे संपत्ति बड़े बड़े मतलब जो भी है गोल्ड्स डायमंड्स नहीं मिल सकता, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मेन पॉइंट्स क्या हो गया। अच्छा ये सब जो मैंने अभी बात किया आपको, ये जो सेक्शन 10 में नहीं है वो मैंने बोल दिया आपको। 2 पॉइंट्स था, एक सेक्शन 10 के हिसाब से और जो सेक्शन 10 में नहीं बोला है। मैंने आपको अभी अभी जो बोला वो ये 5 बोला सर। 2 पार्टी होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बोला हुआ है उसके बारे में। एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है, ठीक है। तो ये देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने का चेन भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है उसका पूरा चेन देके रखा है, आपको ये सारा चेन को दिमाग में रखना होगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो सर यहाँ पर क्या बोला, एग्रीमेंट बनना जरूरी है, बिना एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा सर। तो बिना एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जब तक ऑफर नहीं एक्सेप्टेंस नहीं एग्रीमेंट नहीं। सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, an agreement is the first essential element of a valid contract according to section 2 subsection E of the Indian Contract Act 1872। every promise and every set of promises, every promise and every set of promises मतलब सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं, एक साथ बहुत सारा प्रॉमिस भी आ सकता है, ठीक है। सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, अगर एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करता है मतलब मैं तुम्हें ये दूंगा बदले में तुम मुझे वो देना। कंसिडरेशन को समझाने के लिए मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस का एक बड़ा फेमस डायलॉग सिखाया था जिससे आपको कंसिडरेशन याद आ जाएगा। क्या सुभाष बोस क्या कहा था सर, बोलो, अरे बोलो ना सर, बहुत ही फेमस बात है। सुभाष তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমরা তোমার স্বাধীনতা। एग्जैक्टली सर, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना सर। इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, है ना। द पॉइंट इज दैट कि इफ यू गिव मी फ्रीडम, इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यहाँ पर किसका कंसिडरेशन क्या था सर, सुभाष बोस के लिए कंसिडरेशन ये था कि वो उनको बेसिकली खून चाहिए, खून मतलब यूथ चाहिए, जो यूथ अपने देश के लिए लड़ेगा और ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाएगा, सिंपल बात। ये कंसिडरेशन सुभाष बोस के लिए था। और सुभाष बोस ये काम कहाँ कर रहा था सर, म्यांमार में कर रहा था, रेंगून में कर रहा था, इंडोनेशिया में कर रहा था, ठीक है, सिंगापुर में, मलेशिया में, ये सब जगह में गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ठीक है, मतलब फॉरेन में ही भारत सरकार बना चुका था। हम लोगों को तो गलत सरकार मिल गया सर, जो सरकार मिलना चाहिए था वो सरकार मिला ही नहीं। हाँ छोड़ो सर, फिर भी इमोशनल हो जाएंगे सर, बड़ा ही दुख का बात है सर। लेकिन पॉइंट इज दैट कि सुभाष बोस सबसे क्या मांगा था, यूथ का बलिदान। हर एक माँ के पास जाके बोला था कि माँ तेरा बेटा दे सकता है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो कितना माँ ने अपना बेटा दिया, और एक्चुअली सुभाष बोस के कारण ही ब्रिटिश भारत छोड़ के भागा, बिकॉज उसको पता चल गया था कि ये जब तक ये आजाद हिंद फौज रहेगा भारत में रहना मुश्किल है। बाकी लोग तो सर बस सपोर्टिव काम किया था, मतलब सुभाष बोस एक मेन रीजन जो बाहर से भारत को अटैक किया था, मतलब ब्रिटिश को, ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन तो याद रह जाएगा आपको कि बदले में कुछ होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सुभाष बोस का वो वाला मतलब मैटर हो या फिर offer acceptance and agreement का matter। Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement, and according to section 2 subsection B, a proposal when accepted becomes a promise। जब एक proposal accepted हो जाता है तब वो promise बन जाता है, and जब एक agreement is an outcome of an offer and acceptance। और agreement क्या है, offer acceptance का ही एक outcome, बस इतना याद रखिए, ठीक है। अब बिना एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है, बिजनेस में भी बिना एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और वही एग्रीमेंट है जो बदले में कुछ होता है, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन जैसे मानोगे आप जमीन लीज पे लेते हो, यहाँ पर मैंने अभी जमीन लीज का बात किया था, आप लीज पे जमीन लोगे,
यू विल गेट दिस लैंड बाय लीज, है ना। अब लीज के बदले आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। से फॉर एग्जांपल इस एक ये मानो कि 1 एकड़ जमीन है। अब 1 एकड़ लैंड के लिए आपने मानो 1 करोड़ खर्चा किया, तो 1 करोड़ आपने पेमेंट किया, जिसको आपने पेमेंट किया उसका कंसिडरेशन है 1 करोड़ और आपका कंसिडरेशन है लैंड, जो लैंड आपको से फॉर एग्जांपल 20 इयर्स तक यूज करने को मिलेगा। 1 करोड़ आपने दिया एट ए टाइम और बदले में 20 इयर्स आप इस जमीन को यूज करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कंसिडरेशन इन बिजनेस केस। हेलो। यस सर। सर फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, मतलब आपका ओपिनियन फ्रीली आना चाहिए, किसी दबाव के साथ नहीं, विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है। फ्री कंसेंट। 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। 2 or more person, 2 या 2 से ज्यादा जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। This can be understood as identity of minds in understanding the terms। इसको इटालियन मतलब रोमन लैंग्वेज में कंसेंसस एडिडम कहते हैं, कंसेंसस एडिडम, ठीक है। याद रखना सर, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ कंसेंसस एडिडम। और आपको भी लिखने, जिनका लिखने वाला एग्जाम होता है लाइक एग्जीक्यूटिव लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में, आपको लिख के करना पड़ेगा। जहां पर एमसीक्यू टाइप है जैसे कि फाउंडेशन लेवल में, वहां पर आप बस पॉइंट को समझ लो और पॉइंट आउट कर दो, लेकिन यू हैव टू नो दिस थिंग्स। कंसेंसस एडिडम, सेम थिंग सेम सेंस में जब दोनों पार्टी एग्री करता है तब उसको फ्री कंसेंट कहा जाता है। फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। सेम थिंग सेम सेंस तो होगा ही, साथ में फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, मतलब मैं फ्रीली मानता हूं। कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब ये तो आपको मैं अभी समझा सकता हूं 2 मिनट में। सर क्वेश्चन कौन करता है? क्वेश्चन मतलब बेसिकली मारने का धमकी या फिर किसी भी तरह का धमकाने का बात, हाँ, कान के नीचे बंदूक लगा के किसी को डरा के धमका के बनाना, ठीक है, किसी का कंसेंट लेना। काम हो जाना चाहिए नहीं तो उड़ा देंगे, समझ रहे सर, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल मैटर में बहुत चलता है, ठीक है, वोट वोट इधर गिर जाना चाहिए नहीं तो किसी न किसी को इधर उधर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन लोगों को डरा के धमका के करना, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस अपने ही घर वाले में से कोई होता है या फिर जो बहुत क्लोज हो आपका। सर आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? जो आपका क्लोज है, यस और नो, प्लीज बताइए सर। आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? जो आपका क्लोज है वही कर सकता है, या फिर आप जिसको सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही कर सकता है, यस और नो? यस सर। क्या बाकी सबको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी सर, सबको समझ में हाँ आ रहा सर। है? तो सर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो मेनली जो इमोशनल अटैचमेंट वाले लोग ही कर सकता है, ठीक है। आपका इमोशंस का फायदा उठा के आपके साथ गलत कर। फ्रॉड दुकानदार कर सकता है, कोई आउटसाइडर जरूर कर सकता है फ्रॉड आपके साथ। मिस रिप्रेजेंटेशन, ये भी दुकान में बिजनेस में बहुत होता है, दिखाया कुछ बेचा कुछ, समझ रहे हैं साहब? আজকেই হয়েছে স্যার আমার সাথে। क्या हुआ आपके আমি साथ? হিমসাগর আম দিয়েছিলাম, আমাকে অন্য আম দিয়ে দিয়েছিল। अच्छा आपने हिंसा को आम दिया, बोला, और दुकानदार आपको कोई लोकल आम पकड़ा दिया। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম বাড়ি এসে দেখলাম, দেখে আবার পাল্টাতে গেছিলাম। मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, হুম, मिस रिप्रेजेंटेशन, एकदम मिस रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू, ठीक है। जैसे गोल्ड बोल के गोल्ड प्लेटेड चीज दिखा देना, ठीक है, बहुत लोगों को गोल्ड का पता नहीं होता, वो गोल्ड का चीज को, गोल्ड प्लेटेड चीज को गोल्ड बताते हैं और फिर बेच देता है, ऐसा कितना स्कैम हुआ है ना। और होता है मिस्टेक, कई बार मिस्टेक के कारण भी, कई बार मिस्टेक के कारण भी होता है सर, ठीक है, गलती से नहीं हो पाए। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल बन सकता है सर। जो फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो गया? फ्री कंसेंट मतलब किसी भी तरह का डराना धमकाना छोड़ के, ठीक है। अगर आपका ओपिनियन आता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज वॉइड हो जाएगा,
ठीक है, वॉइड या वॉइडेबल भी हो सकता है। अब वॉइडेबल और वॉइड में कितना फर्क है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड एज वेल एज वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब एक पार्टी तो हाँ बोल रहा है बट दूसरा पार्टी जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर वो अपनी मर्जी से हाँ बोलेगा तो वो वॉइडेबल से भी वॉइड बन सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा अभी कितना जबरदस्ती है और कितना नहीं है। इसलिए वॉइडेबल मतलब वॉइड हो सकता है बट ना भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात करूंगा सर। और उसके पीछे इसी का कारण है ये सब, क्वेश्चन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, एटसेट्रा। जैसे ये देखो सर, ए हु ओन्स 2 कार्स इज सेलिंग रेड कार टू बी। इसका 2 कार है, ए का, वो बोला कि उसके पास 2 कार है, सेलिंग रेड कार टू बी, बी थिंक्स ही इज परचेसिंग द ब्लैक कार। ए अब बी को कार बेच रहा है बट बी सोच रहा है कि मैं ब्लैक कार खरीद रहा हूं, लेकिन ये उसको मनी मन में सोच के रखा है मैं रेड कार सेल करूंगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या हुआ, कौन सा प्रॉब्लम आ जा रहा है सर, कंसेंसस एडिडम का। हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज बताइए। यस सर। कंसेंसस एडिडम, श्रद्धा, सनोन, आप लोगों को बताया, समझ में आ रहा है सर? बताओ। यस सर। ओके सर। कंसेंसस एडिडम मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। ए बोल रहा है मेरा लाल गाड़ी ले लो, बी सोच रहा है मैं तो काला गाड़ी लूंगा। मतलब ए के मन में लाल गाड़ी चल रहा है, ठीक है, रेड कार, बी के मन में चल रहा है मैं तो ब्लैक कार लेने वाला हूँ। दिक्कत हो जाए ना। तो कंसेंसस एडिडम अगर नहीं होगा, नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसेंसस एडिडम नहीं होता है तो नो कॉन्ट्रैक्ट सर, ठीक है। अगर कई बार ऐसे लोग किसी एक दूसरे को ऐसे फंसा देता है तो फिर वो आराम से केस कर सकता है कंज्यूमर फोरम में, ठीक है। और अगर वो केस के लिए टाइम दे पाता है तो जीतेगा जरूर। To determine the consensus addendum, the language of contract should be clearly drafted. Thus, if A says B, will you buy my red car for rupees 30,000? इसलिए contract में लिखना पड़ता है. And B says yes to it. There is a said to be consensus addendum. That is, the making is taken, the meaning is taken in same sense by both the parties. ठीक है, तभी जाके गाड़ी सेल होगा, अदरवाइज सेल इनवैलिड है। सर ए थ्रेटेंड टू शूट बी, ए थ्रेट दे रहा है बी को, उड़ा देंगे। If B does not lend him 2000 and B agreed to it, और B डर के मारे, धमकी के मारे हाँ बोल रहा है, so the agreement is entered into under coercion and hence not valid contract. तो coercion में कोई भी contract valid नहीं हो सकता। डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है, ये coercion, अंडर इन्फ्लुएंस, सभी चीजों के बारे में आगे आगे बात और ज्यादा करेंगे। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ये जान के जाओ सर, व्हाट इज द कैपेसिटी? सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हर एक इंसान को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कुछ लीगल कैपेसिटी होना चाहिए, तभी जाकर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकता है। इसके बारे में सेक्शन 11 ने कहा। अब आपको ये सेक्शन याद रखना है सर। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। मतलब अगर आप 18+ हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट, एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब अरे भाई पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अब समझ रहे हैं ना, पागल, पागल मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब अनसाउंड नहीं होना चाहिए, सॉरी साउंड माइंड मतलब ठीक है, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिमागी हालत खराब नहीं होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। अगर लॉ में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में कहीं पर भी कुछ मना है, ऐसे बहुत सारे केस में होता है सर, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मना होता है एज पर लॉ। जैसे आप किसी फॉरेन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे एक सिंपल बात करते हैं आपको, सर भारत का 2 एनिमी कंट्री का नाम बताओ, कॉमन सेंस है, बताओ जल्दी, कोई तो बताइए। 2 एनिमी कंट्री, ऐसे तो अभी डिक्लेयर नहीं है, वार तो अभी नहीं चल रहा है, बट नॉर्मली वो हमारे एनिमी के हिसाब से दिखता है सर, बोलो। चीन और पाकिस्तान सर। नो डाउट सर, ठीक है।
इन दोनों के अलावा ऐसे तो ये अभी देखो, जब वॉर चलता है तब ऑब्वियसली एनिमी है, जैसे जब लद्दाख में चाइना प्रॉब्लम करता है, ठीक है, तो वॉर है, वॉर टाइम सिचुएशन होता है तो एनिमी हो जाए। पाकिस्तान तो क्या बोले सर, ठीक है, बिन बुलाए मेहमान की तरह हमेशा पीछे पड़ा रहता है, ठीक है, अभी अपने आप को देखने का इसका क्या बोले सर, मतलब अपना देश संभाला नहीं जाता। हाँ, कश्मीर 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 कश्मीर। हाँ, और उसके उसके चक्कर में भारत के पीछे पड़ पड़ के महंगा, अभी क्या हो रहा है ना, पाकिस्तान जितना भारत के पीछे पड़ रहा है उतना उसका महंगाई बढ़ रहा है। छोड़ो सर, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मानो कि भारत के, जैसे एक सिंपल बात करते हैं, आप लोगों को पता है सर कि ताज होटल में जो अटैक हुआ था, है ना, मुंबई, है ना, ताज होटल में जो अटैक हुआ था, जिसका रिसेंटली पता चला यस सर। मास्टरमाइंड कौन है, पाकिस्तान ने उसको पकड़ा, ऐसा पाकिस्तान ने दावा किया। मैं तो मानता हूँ कि पाकिस्तान को सब पता होता है, बट फिर भी चलो अच्छा मान लेते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं पता, पाकिस्तान का आतंकवादी लोग अलग है, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट अलग है, मान लिया 2 मिनट के लिए, कहीं भाई मैं दिखावा करता है ना लोग। तो ताज होटल में जब अटैक हुआ था, ठीक है, तो इतना आसानी से, आप ही बताओ मुझे, इतना आसानी से कोई भी बाहर का लोग देश के अंदर आके अटैक कर सकता है? प्लीज टेल मी सर। नो सर, नो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब সর্ষের क्या মধ্যে है? ভূত স্যার। इसका मतलब यह है कि कोई तो इंटरनल है जो पैसा खा रहा है और देश का इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहा है। ये सर नो, कोई तो है गद्दार, नहीं तो किस तरह से, नहीं तो कैसे, कैसे पॉसिबल है सर, आप ही बताओ, इतना डिटेल्स इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकता है? तो देश के अंदर बहुत लोग गद्दारी करता है, ऐसे बहुत नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग हैं, ठीक है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, डजेंट मैटर, गद्दार तो गद्दार रहता है, गद्दार का कोई जाति नहीं होता, ठीक है, जो पैसे के कारण बिक जाता है, ठीक है। नो, पॉइंट इज दैट आप ऐसा नहीं कर सकते, एज पर लॉ भी ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, एनिमी कंट्री के किसी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो भी कंट्री एनिमी पोजिशन पे है, अब उनके साथ अगर कंट्री ने, अगर इंडिया ने उसके साथ वॉर सिचुएशंस में है, तो उनके साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना आपके लिए डिस्क्वालीफाई का कॉन्सेप्ट है। आप भले ही कितना भी बिजनेस मैटर सोचो या जो भी है, ठीक है, बट नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा सर। लॉ ये सब मैटर में काफी डिटेल्स में और भी बात करूंगा मैं डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि किसकी किसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 3 पॉइंट तो क्लियर हो गया, आपको मेजर होना पड़ेगा, साउंड माइंड का होना पड़ेगा, और कोई लॉ आपको किसी भी कारण से डिस्क्वालीफाई नहीं करके रखा है, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन रेफर्स टू द एज फर्स्ट, सेकंड साउंड माइंड, मतलब अच्छा साउंड माइंड में भी ना एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, अब हर पॉइंट पे कुछ पॉइंट छुपा रहता है, जैसे मैं आपको बोला साउंड माइंड, तो आपको मैं बोला कि पागल नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में देखो लुनेटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन, ठीक है, मतलब कोई बोका बोका व्यक्ति, कोई ल्यूनेटिक मतलब जो पागल है, कोई ड्रंकन पर्सन मतलब जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सर माताल, ठीक है, या फिर पियक्कड़, ठीक है, जो रात को हालत खराब हो जाता है, या फिर कोई कोई तो होता है रात दिन का कोई ठिकाना नहीं है, ड्रंक करके बैठा रहता है। ड्रंकन पर्सन का दिमागी हालत ठीक नहीं रहता, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट इज नॉट सपोज टू बी पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, चाहे वो ड्रंकन हो, चाहे वो ड्रगिस्ट हो, ठीक है, इस तरह का जो भी है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई कर लेता है तो वो फंसेगा, ठीक है। ये देखो, requires that a person entering into a contract should not be disqualified by his status in entering into such contract. Such person are an alien, enemy, foreign sovereigns, convicts, ठीक है, कोई कॉन्विक्ट के साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब कोई जेल में है, ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, कोई फॉरेन सोवेरेंस है उनके साथ, कोई एलियन एनिमी है, नहीं, दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। नॉर्मली डिस्क्वालिफाइड है, अगर कुछ लॉ फुलफिल कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड, अगर इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नॉट वैलिड माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, मतलब समथिंग इन रिटर्न, इट इज रेफर्ड टू एज क्विड प्रो क्वो, ठीक है, क्विड प्रो क्वो याद रखिएगा सर, अगेन अनदर लैटिन लैंग्वेज। सर लैटिन क्यों आता है? सर इंग्लिश वाले लैटिन से प्रभावित हैं, और हमारे देश में इंग्लैंड वाले का प्रभाव चला था,
इसीलिए हमें भी लैटिन लैंग्वेज का पढ़ाई करना पड़ता है, सिंपल बात है। बिकॉज ये जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है ना सर, यूरोपियन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इनका जो आज के डेट में जो डेवलपमेंट हुआ है, ये बात मैं हर क्लास लॉ क्लास में ही बोलता हूँ, और हर एक लॉ में ही आपको लैटिन लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। बेसिकली दिस इज अ लैटिन एरिया। इटली, रोम, ग्रीस, ये जो एरिया है ना सर, ये एरिया ना यूरोप का सबसे डेवलप एरिया माना जाता था, मतलब सबसे डेवलप एरिया, नॉलेज वाइज, एवरीथिंग वाइज। इन्हीं से प्रभावित होके बाकी, मतलब इन्फ्लुएंस होके बाकी यूरोप में पूरा फैला हुआ है यूरोपियन सिस्टम। स्पेशली रोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस पूरा यूरोप में है, और इंग्लैंड भी उससे बाहर नहीं है, ठीक है। इसलिए इंग्लैंड भी इटालियन रोमन सिस्टम को फॉलो करता है बहुत केस में, और बाद में जब वो इंडिया में आया तो इंडियंस भी सेम चीज़ें फॉलो करना चालू करना पड़ा, बिकॉज इंग्लैंड का सिस्टम चलता है और आज भी ये सिस्टम चल रहा है। तो बात है सर, इट इज रेफर टू एज क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। ऐसे ये कोई खराब बात नहीं बोल रहा है, अच्छा बात बोल रहा है। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट, मतलब बदले में कुछ होना चाहिए, तो बदले में कुछ अधिकार मिल जाए, कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ बेनिफिट हो जाए accruing to one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by another। सिंपल बात है सर, कंसिडरेशन को ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे मैं पहले ही बोल दिया। A agrees to sell his book to B for ₹100, तो एक को 100 रुपया दिया, मतलब A सेल करेगा, बदले में 100 रुपया लेगा, तो बदले में देगा क्या? बुक्स। A agrees to sell his books to B, तो A का कंसिडरेशन क्या है? 100, और B का कंसिडरेशन क्या है? हेलो, B का कंसिडरेशन क्या है सर? 100 रुपीज। नहीं सर, बी का, बी तो बुक्स, बुक्स। B is promised to pay 100 is the consideration for A is promised to sell his books. A is promised to sell his books is the consideration for B is promised to pay ₹100। सिंपल है ना? अच्छा, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कोई इलीगल चीजों का धंधा नहीं कर सकते, बदले में किसी भी तरह का इलीगल मैटर का कंसिडरेशन नहीं हो सकता, मतलब उड़ता पंजाब नहीं चलेगा। उड़ता पंजाब समझ रहे हैं सर? उड़ता पंजाब क्या है? हमारे देश में पंजाब में एक प्रॉब्लम आया सर, पंजाब का प्रॉब्लम गोवा तक भी, गोवा में भी है, पंजाब में सबसे ज्यादा हुआ है, और उसके ऊपर मूवी भी बन चुका है, ठीक है। इलीगल ड्रग्स पाकिस्तान के इस पार से, ठीक है, पाकिस्तान के इस पार से, मतलब क्या भयंकर वैसे इधर से उधर हो रहा है, ठीक है। मतलब कहाँ से आ रहा है, कोई बोलता है कनाडा लिंक है, ठीक है, कुछ भी अलग, मतलब पंजाब का सोशल स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम आ गया है सर, ये ड्रग्स के कारण, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम है, यूथ बहुत खतरनाक हालत में, एक तो ड्रग्स नशा वगैरह बहुत ज्यादा, बाकी स्टेट में भी है कम बेसी, बट पंजाब का कुछ ज्यादा ही है। मतलब क्या, वहां पर लॉफुल कंसिडरेशन ज्यादा, अनलॉफुल कंसिडरेशन चलता है। A promises to drop prosecution instituted against B for robbery, and B promised to restore the value of the things taken, the agreement is void as it is object is unlawful। मतलब समझो सर, एक A promises to drop prosecution instituted against B, B के अगेंस्ट में रबरी का आरोप लगा है, मतलब चोरी का चार्ज लगा है, ठीक है, और एक कोई लॉयर्स है या जज है कोर्ट का, लेकिन इनके बीच में किसी भी तरह का कंसिडरेशन बन रहा है कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मेरे अगेंस्ट में जो चार्ज लगा है वो हटा लो। क्या इस तरह का कंसिडरेशन वैलिड है सर? हेलो, कोई जज किसी से पैसा लेके किसी को बाइज्जत बरी कर सकता है, किसी के अगेंस्ट में चार्ज को हटा सकता है ऐसा? नहीं ना, नहीं कर सकता। तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल। सिंपल लॉजिक है। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकेन, कोकेन का बहुत दाम है सर, 100 kg कोकेन के बदले अपना घर बेच देगा, समझ रहे हो सर? सच एग्रीमेंट इज इलीगल एज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। क्लियर है बात? ठीक है, इसलिए मैंने आपको उड़ता पंजाब भी याद दिलाया। ये मूवी का नाम इसलिए बोलता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, और मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी व्हिच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effects. A void agreement is one without any legal effects. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिट टू कमिट मर्डर
or making or publishing defamatory statement or entering into agreement which are opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, an agreement is restraint of trade, marriage, legal proceeding, etc. are classic example of void agreement. मतलब सिंपल बात है कि आप किसी को किसी मतलब लॉ ने अगर पहले से मना करके रखा है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब इसके बारे में कोई वॉइड बोला नहीं है, अगर वॉइड नहीं बोला है तो वो वैलिड हो जाएगा. द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी व्हिच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड. एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ. A void agreement is one without any legal effect. और void उसको कहा जाता है जो लीगल इफेक्ट के बाहर हो रहा है, मतलब जो लीगल नहीं है वो void हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिट टू कमिट मर्डर और मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट, किसी के अगेंस्ट में किसी की तरह का खराब बात करना, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर. ठीक है, वो तो वॉइड है. आप किसी के मर्डर का कमिट नहीं कर सकते, या फिर किसी के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, या फिर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट इसके बारे में नहीं कर सकते जो इलीगल इन नेचर है. सिमिलरली एन एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकना, किसी को शादी करने से रोकना, ठीक है, अगर वो साबालिग है तो, मतलब 18 प्लस है या 21 प्लस है. लीगल प्रोसीडिंग, किसी को कोर्ट में जाने से रोकना, ठीक है, अगर ये भी वॉइड एग्रीमेंट है. मतलब आप किसी को शादी करने से रोकने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, भाई मेरे बेटी को शादी मत करना, बदले में इतना पैसा ले लेना, भाई मेरे दुकान के सामने दुकान मत लगाना, बदले में मेरे से 10 लाख ले लेना. मतलब बेसिकली किसी को बिजनेस करने से रोकने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट, किसी को मैरिज से रोकने के लिए एग्रीमेंट, किसी को कोर्ट जाने के लिए रोकना कि भाई कोर्ट में मत जाओ, बदले में इतना पैसा रख लो, ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड कहलाता है. बात समझ में आ रहा है सब? ऐसा टीवी में देखा है ना, मूवी में हम लोग मूवीज वगैरह में ऐसा बहुत देखा जाता है कि भाई कोई बड़ा बाप का बेटा किसी से शादी कर रहा है तो वो लड़की को जाके बोलते हैं देखो भाई तुम गरीब घर के हो, किसी और से शादी कर लो, मेरा बेटे को छोड़ दो, स्टेटस चला जाएगा, बदले में इतना रख लो. पुराना मूवीज में ज्यादा चलता था, आजकल ये सब सिस्टम नहीं है, बट वो पुराने जमाने के मूवीज में दिखता था. हाँ या ना, इतना बताओ सर. यस सर. सर यस ओके, सर. ठीक है सर, आज मैं इतना ही रखूंगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मजा आने वाला है. तब तक घर पे आप लोग, आई होप कि जो भी आज पढ़ाया डिटेल्स में, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पूरा समझ में आया, एक एक पॉइंट डिटेल्स में पढ़ा, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसका भी मैं रिविजन्स करवाया. जिन लोगों का पहला क्लास मिस था उनको बस इतना रिक्वेस्ट है कि घर पे एक बार फर्स्ट क्लास सुन लो, फिर सेकेंड क्लास को रिपीट करो. धीरे धीरे ही चल रहे हैं, बट समझ के चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो. जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टेस्ट भी अरेंज करेंगे, और पहले तो मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का जो भी एडवांस टॉपिक है वो खत्म करेंगे. ठीक है सर, नोट्स में शेयर कर देता हूँ सर. ठीक है सर, इतना ही आज. बोलो. चौथा श्रद्धा, रोशनी, नील, नंदिनी, सैनोन, मिसेस बैनर्जी, क्लियर है सबको? हेलो सर. यस सर. यस सर. ओके सर, यस ठीक है सर. सर. गुड नाइट सर, टाटा. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. ओके सर, बाय. बाय गुड सर. नाइट सर.